एपिसोड 231 टू 240। ठीक है शिक्षक टोनी, अब एक बात बताइए, मेरे माता पिता आखिर गए कहाँ थे? अर्जुन चौहान ने वो सवाल किया जो उसके दिल में सबसे गहराई से बैठा था। जब भी वह शिक्षक टोनी कहता, अर्जुन को लगता कि कुछ अजीब सा है। वे दूसरे समानांतर ब्रह्मांडों में गए हैं, टोनी ने उत्तर दिया। क्या? अर्जुन की आंखें लालटेन जैसी फैल गईं। आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैं कुलपति महोदय से झूठ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता, टोनी ने कहा। चूंकि सुपर गॉड अकादमी विभिन्न समानांतर ब्रह्मांडों से जुड़ सकती है, तो वहां पहुंचना भी संभव है। न केवल आपके माता पिता, बल्कि आपके अन्य पूर्वज, आपके दादा परदादा और बाकी सब भी इन ब्रह्मांडों में मौजूद हैं। अर्जुन को अचानक याद आया, उसके माता पिता जाने से पहले कह रहे थे कि वे नए संसारों की खोज पर जा रहे हैं। क्या वही नए संसार? दरअसल ये समानांतर ब्रह्मांड थे। रुकिए, मेरे दादा और परदादा? अर्जुन को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने अपने दादा को कभी देखा तक नहीं था, बस हाल के महीनों में उनके विदेशी कारनामों की चर्चा सुनी थी। और उसके परदादा इतनी उम्र में, भले ही मरे न हो, 100 साल तो हो ही गए होंगे। ऐसा बुजुर्ग आदमी समानांतर ब्रह्मांडों में, ये तो किसी अंतर्राष्ट्रीय मजाक जैसा लग रहा था। कुलपति महोदय, सुपर गॉड अकादमी को कम मत आंकिए। ज्ञान, शक्ति और यहाँ तक कि अमरता तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह आपको नहीं दे सकती, टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके परिवार का पहला पूर्वज जिसने इस अकादमी का आशीर्वाद पाया था, वह आज भी जीवित है क्या? अर्जुन का मुंह खुला का खुला रह गया। अगर उसका सबसे पहला पूर्वज आज भी जिंदा है, तो उसकी उम्र कम से कम 5000 साल की होगी। लेकिन वे सब लोग समानांतर ब्रह्मांडों में क्यों गए? हमारा परिवार तो वैसे ही दुनिया का सबसे अमीर परिवार है, धन और सुख की कोई कमी नहीं। पृथ्वी पर रहना क्या बेहतर नहीं था? जब आपके पूर्वजों को सुपर गॉड अकादमी प्राप्त हुई, तो उन्हें ये ज्ञात हुआ कि किसी प्राचीन आपदा के कारण सभी शिक्षक लुप्त हो गए हैं। केवल सिस्टम में कुछ रिकॉर्ड्स रह गए थे। उन्हीं रिकॉर्ड्स की मदद से उन्होंने अपने शरीर की क्षमता जागृत की और फिर वे नए ब्रह्मांडों में निकल पड़े। ओह, अब समझ आया। अर्जुन को अब जाकर यह स्पष्ट हुआ कि यशवर्धन ने उससे कहा था कि एक दिन वह भी उन रहस्यमय शक्तियों का स्वामी बन सकता है, और वह सब कुछ इस सुपर गॉड अकादमी से ही आया था। ये सोचकर अर्जुन के रोम रोम में उत्तेजना भर गई। रुकिए, मतलब मेरे पूर्वज दूसरे ब्रह्मांडों में शिक्षक पकड़ने गए थे? अर्जुन के दिमाग में एक अजीब विचार उभरा। हाँ, टोनी ने सिर हिलाया। अपने वंश को और भी महान बनाने के लिए वे चाहते थे कि और अधिक शिक्षकों को लाकर इस सुपर गॉड अकादमी में शामिल करें। इस बिंदु पर टोनी ने एक बेबसी भरी मुस्कान दी। मुझे आपके पिताजी ने 2 महीने पहले पकड़ा था, कुछ और अभागों के साथ, जिन्हें पिछले सैकड़ों वर्षों से यहाँ कैद रखा गया है। जो सबसे पहले लाए गए थे, उन्हें तो हजारों साल हो चुके हैं। आप में से कुछ ने उनके नाम भी सुने होंगे। हे भगवान, ये सब पचाना मुश्किल हो रहा है, अर्जुन ने सिर झटकते हुए कहा। क्या मेरे माता पिता से संपर्क करने का कोई तरीका है? बिल्कुल है, टोनी ने उत्तर दिया। पूर्व कुलपति ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि यदि आप एक दिन अपनी राशि समाप्त कर देते हैं और अकादमी की अनुमतियां खोलते हैं, तो मैं उनसे संपर्क करूं। ये कहते ही टोनी के कवच की आंखों से 2 प्रकाश बीम निकली और हवा में एक होलोग्राफिक प्रक्षेपण बन गया। वाह, ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी है। अर्जुन चकित रह गया। मानव तकनीक अब तक इस स्तर के होलोग्राफिक प्रोजेक्शन तक नहीं पहुंची थी। अगर इसे व्यावसायिक रूप से उतारा जाए, तो ये भी एक नया उद्योग बन सकता है। स्क्रीन पर एक चमकदार शहर दिखाई दिया। एक ऊंची इमारत के ऊपर एक पुरुष और एक महिला शानदार भोज का आनंद ले रहे थे। उनके नीचे लगभग पूरा शहर फैला हुआ था। पापा, मम्मी, अर्जुन ने तुरंत पहचान लिया। वे कोई और नहीं, उसके अपने माता पिता थे। उनकी नज़रें अचानक एक दूसरे से हटकर अर्जुन की ओर मुड़ गईं। बेटा, अबे ओ लड़के, आखिर तूने सुपर गॉड अकादमी खोल ही ली। दोनों के चेहरे मुस्कान से चमक उठे और अर्जुन के पिता जसवंत चौहान बोले, 100 अरब डॉलर और तुझे इसमें महीनों लग गए, ये तो शर्म की बात है। मेरे जमाने में तो मैं। अरे पुरानी बातें मत छेड़ो। इतने सालों में पृथ्वी पर हमारी फैमिली की चीजें नहीं हैं तो और किसकी हैं? पैसा खर्च करना भी तो सिरदर्द बन गया है। सच, जसवंत चौहान खुद से बुदबुदाए। मम्मी पापा, आप लोग कहाँ हो? कहीं आप लोग वाकई में समानांतर ब्रह्मांड में तो नहीं हो? बिल्कुल, जसवंत बोले, हम इस समय मावल ब्रह्मांड में हैं, और मुझे टोनी बड़ा शानदार लगा, तो मैंने उसे शिक्षक बना दिया। गणित और विज्ञान में उसका ज्ञान उच्चतम स्तर का है। ठीक से पढ़ना, मास्टर्स और पीएचडी करना, चौहान परिवार का नाम रोशन करना है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अर्जुन के पास कहने को कुछ न था। उनका परिवार पृथ्वी पर राज कर रहा था और उन्हें चिंता थी डिग्री की। जैसे किसी से पूछा जाए 7 करोड़ चाहिए या एग्जाम में 700 अंक। कुछ लोग 700 अंक चुनेंगे, लेकिन अर्जुन 700 खरब कमा सकता था। तो फिर ये डिग्री किस काम की? तेरे दादा बहुत नाराज थे कि मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की। अब तू ही है जो कॉलेज गया है, तुझे आगे बढ़ना ही है, समझा? जसवंत ने कहा। अगर मटीरियल साइंस पढ़ना है तो टोनी से सीख।
बायोलॉजी में रुचि है तो मैं हल्क को पकड़ लाऊंगा। इतिहास पढ़ना है तो कुछ सम्राटों को पकड़ लाऊंगा। अबे ये तो पूरी डकैती है। अर्जुन दंग रह गया। ये स्कूल है या अपराधियों का अड्डा? ठीक है, समझ गया। जसवंत चौहान की सख्ती के आगे अर्जुन ने हामी भर दी। अगर ये स्कूल वाकई इतना कमाल का है तो पीएचडी क्या दुनिया की सारी डिग्रियां मिल सकती हैं। आप लोग वापस कब आओगे? अर्जुन ने पूछा। कुछ कह नहीं सकते, तेरी मम्मी और मैं सोच रहे हैं उस बैंगनी चमड़ी वाले थैनोस को पकड़कर शिक्षक बना लें, फिर कुछ और दुनियाओं की खोज करें। हे भगवान, अर्जुन को अब कोई शब्द नहीं सूझ रहे थे। थैनोस को शिक्षक बनाना, वह क्या सिखाएगा, युद्ध कला या ब्रह्मांडीय समाजशास्त्र? ओह हाँ बेटा, जसवंत चौहान बोले, अब जब तूने सुपर गॉड अकादमी को सक्रिय कर लिया है तो कुछ अलग काम शुरू कर सकता है। फिलहाल केवल टोनी ही सक्रिय शिक्षक है, बाकी सबको अनसील करने के लिए तुझे कुछ कार्य करने होंगे। क्या करना होगा? अर्जुन अब उत्साहित हो गया था बाकी शिक्षकों से मिलने का। हाँ, जसवंत हंसे। बेटा, अकादमी का उत्तराधिकारी बनना कोई साधारण बात नहीं है। मैंने तारिक को पहले ही सब कुछ तैयार करने को कहा है। आज से बस आनंद ले। क्या मतलब? जल्द ही पता चलेगा, अर्जुन के पिता ने कहा। टोनी, अब आगे का काम तुम्हारा है। जी, मैं कुलपति महोदय की पूरी सहायता करूंगा। टोनी ने जसवंत को झुककर प्रणाम किया, फिर एक अंगूठी निकाली। कुलपति महोदय, इस अंगूठी को पहनते ही आप आधिकारिक रूप से अकादमी के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। ये क्या है? अर्जुन चौहान ने टोनी के हाथ से वह अंगूठी लेते हुए पूछा। वह चांदी जैसी सफ़ेद थी, जिसके ऊपर एक चंद्रमणि जैसी मणि जड़ी हुई थी। सुंदरता में बेजोड़, लेकिन हल्की सी पुरानी लग रही थी। ये सुपर गॉड अकादमी के कुलपति की राजमुद्रा है। जब तक ये तुम्हारे पास है तुम अकादमी में कभी भी प्रवेश कर सकते हो और सर्वोच्च स्तर की पहुंच तुम्हारे पास होगी, तारिक ने समझाया। अर्जुन ने उसे अपने रिंग फिंगर में पहना और जो अंगूठी पहले एक साइज बड़ी थी वह जादू की तरह सिकुड़कर उसकी उंगली में बिल्कुल फिट हो गई। उसकी तर्जनी में पहले से पहनी गई लुईस 14वीं की रत्नजड़ित अंगूठी के साथ यह नई अंगूठी एकदम विपरीत प्रतीत हो रही थी, एक भड़कीली और दूसरी गूढ़ लेकिन प्रभावशाली। अगले ही पल एक जानकारी की धारा अर्जुन के मस्तिष्क में बहने लगी और साथ ही एक रहस्यमयी शक्ति उसके शरीर को धीरे धीरे परिवर्तित करने लगी। यह अंगूठी केवल कुलपति की पहचान नहीं थी, इसमें कई अन्य शक्तियां भी थीं। इसमें जड़ी हुई मणि को शून्य मणि कहा जाता था, जिसमें अनंत स्थान छिपा हुआ था, जैसे फैंटेसी कहानियों में मिलने वाली जादुई स्पेस रिंग। यह अंगूठी जीवन के उपहार और शक्तियों का पता लगाने की क्षमता रखती थी और पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों या डिटेक्टरों से भी कई गुना श्रेष्ठ थी। यह अंगूठी किसी भी सुपर गॉड अकादमी के शिक्षक की एक शक्ति को स्थायी रूप से उपयोगकर्ता पर कॉपी कर सकती थी, लेकिन इसके लिए एक ऊर्जा चाहिए होती थी जिसे बल बिंदु फोर्स पॉइंट्स कहते थे। तीसरी और सबसे अद्भुत विशेषता ये थी कि अंगूठी का स्वामी प्रतिदिन एक बार 3 मिनट तक किसी भी शिक्षक की पूरी शक्ति अपने अंदर धारण कर सकता था, बशर्ते उस शिक्षक की सील हट चुकी हो। लेकिन शर्त यह थी कि दूसरी और तीसरी विशेषता केवल उन्हीं शिक्षकों पर लागू होती थी जिनकी सील हट चुकी हो, और फिलहाल केवल टोनी स्टॉक ही ऐसा शिक्षक था। इस स्कूल में कहीं अल्ट्रामैन तो नहीं है? अर्जुन ने खुद से बुदबुदाया। और कौन सी ताकतें सिर्फ 3 मिनट के लिए मिलती हैं? वैसे प्रोफेसर टोनी, ये बल बिंदु होते क्या हैं? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। बेटा, मैं समझाता हूँ। हॉलोग्राम से अर्जुन के पिता जसवंत चौहान बोले। सिर्फ 2 शब्द, दिखावा। जब भी तुम दिखावा करोगे तुम्हें बल बिंदु मिलेंगे। हर 100 बल बिंदुओं पर तुम या तो एक शिक्षक को जगा सकते हो या उनकी कोई शक्ति कॉपी कर सकते हो। रोमांचक है न? क्या ये इसी अकादमी के रचयिता ने सेट किया था? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। क्या उन्नत सभ्यता वाले भी दिखावा पसंद करते हैं? बिल्कुल, ये मैंने ही सेट किया था। जसवंत मुस्कराए। अब यह अकादमी तुम्हारी है और पृथ्वी तुम्हारा पिछवाड़ा बन चुकी है। जीवन का पूरा आनंद लो। पृथ्वी पहले से ही हमारे परिवार का पिछवाड़ा है। पापा, अर्जुन ने विरोध किया। वैसे आप असल में हैं क्या? ठीक है, अब हमें थैनोस को पकड़ना है। परसों वह फिर भाग गया, लेकिन अब हमने उसकी लोकेशन ढूंढ ली है। इस बार बचने नहीं देंगे। जसवंत ने रेड वाइन का एक घूंट लिया और फिर सपने जैसी मुद्रा में ऊपर उठ गए, जैसे कोई अमर संत। आप अपना ख्याल रखना। इस पल अर्जुन को कुछ भी कहने को शब्द नहीं मिल रहे थे, लेकिन जसवंत के आत्मविश्वास से लग रहा था कि उन्हें थैनोस से कोई खतरा नहीं। अर्जुन ने होलोग्राफिक प्रक्षेपण की ओर से अपनी नज़रें हटाईं और कुलपति की अंगूठी की ओर देखा। देखें, ये वाकई काम करती है या नहीं। अर्जुन ने अंगूठी की पहचान क्षमता को खुद पर इस्तेमाल किया। नाम अर्जुन चौहान, जन्मजात जाति मानव, पहचान सुपर गॉड अकादमी के कुलपति, संभावना सूचकांक उपहार, कौशल उच्च ग्रेड पॉलीमर सामग्री रसायन प्रयोग जी, दिखावा F, मूल्यांकन अभी छोटा खिलाड़ी है पर भविष्य में बड़ा धमाका करेगा। F, मेरा दिखावे का स्किल केवल F। अर्जुन को अपमान महसूस हुआ। SS न सही, कम से कम S तो होना चाहिए था। ये ग्रेड निर्धारित कैसे होते हैं?
और ये मूल्यांकन थोड़ा ज्यादा मजाकिया नहीं है? ये क्या है? सब कुछ क्यों दिखा रहा है? अर्जुन ने टोनी पर भी अंगूठी आजमाने का सोचा। नाम टोनी स्टॉक, जन्मजात जाति मानव, पहचान यांत्रिक निर्माण शिक्षक, संभावना सूचकांक 12, उपहार निर्माण और आविष्कार, कौशल कृत्रिम बुद्धिमत्ता 1, यांत्रिक निर्माण 1, सामग्री तकनीक 1, मूल्यांकन 1, मानव शरीर में देवताओं के समकक्ष। कुलपति महोदय, ज्यादा सोचिए मत, टोनी बोला। जब आपने अंगूठी पहनी तभी आपके शरीर पर सुपर गॉड अकादमी की शक्ति का आशीर्वाद हो गया, जिससे आपकी संभावनाएं और उपहार अनंत हो गए। इसलिए सब दिखा रहा है। अच्छा ऐसा है? अर्जुन ने सिर हिलाया। सुनने में काफी जबरदस्त लग रहा था। हालांकि वह स्किल ग्रेड का मतलब अभी ठीक से नहीं समझा था, लेकिन अगर टोनी जैसा आदमी जावस जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता बना सकता है और मार्क सीरीज के शक्तिशाली सूट तैयार कर सकता है, तो ये इंसानी तकनीक से न जाने कितनी सदियां आगे था। काश मेरे पास अभी कुछ बल बिंदु होते। अर्जुन ने लंबी सांस ली। जो जानकारी अभी उसे मिली थी उसके अनुसार 100 बल बिंदु किसी एक स्किल को कॉपी करने या किसी शिक्षक को जगाने के लिए चाहिए थे। अगर कोई एक ग्रेड की आई स्किल ही मिल जाए तो शायद पीएचडी करना, पेपर छापना और कुछ साल में अकादमिक गुरु बन जाना कोई मुश्किल बात नहीं होती। अर्जुन, सब ठीक है? तभी उसके कानों में विक्रम लांबा की आवाज गूंजी। ओहो, मैं तो भूल ही गया कि मैं अभी भी नीलामी में हूँ। अर्जुन ने जल्दी से मोबाइल निकाला। शुक्र है सिर्फ 18 मिनट ही हुए थे। गौरी, मुझे बाहर निकलना है, अर्जुन ने आदेश दिया। प्रकाश झिल्ली फिर से प्रकट हुई। अर्जुन उसकी रहस्यमयता से चमत्कृत हुआ और तेजी से बाहर निकल गया। रुको कुलपति, मैं। टोनी ने अपना पेट पकड़ लिया जो भूख से कराह रहा था। भले ही यहाँ कोई नहीं मरता, लेकिन भूख तो लगती है। पिछले 2 महीने से जब से वह जसवंत द्वारा पकड़ा गया था, उसने एक सामान्य इंसान का भोजन नहीं चखा था। हाय, लगता है अब और भूख सहनी पड़ेगी, टोनी ने उदासी से कहा और मार्क 50 को कंट्रोल कर एक घाटी की ओर उड़ गया। ये घाटी शांत थी। वहाँ एक जगह थी जो किसी सब्जी बगीचे जैसी लग रही थी। वहाँ तरह तरह के फूल पौधे और जड़ी बूटियाँ लगी थीं जिनसे हल्की खुशबू आ रही थी। फिर इन्हीं बकवास जड़ी बूटियों का सहारा लेना पड़ेगा। टोनी ने जमीन से एक अजीब सी जड़ी बूटी निकाली, चेहरा सिकुड़ते हुए 2-4 कौर लिए और निगल लिया। इस शिक्षक योगेंद्र वैद्य ने सब्जी क्यों नहीं उगाई? ये क्या है? रक्त आत्मा राक्षस फल, नाम सुनकर ही डर लग रहा है। अल्पविराम, तू क्या कर रहा था? कब्ज हो गई थी क्या? जैसे ही अर्जुन ने दरवाज़ा खोला, विक्रम लांबा ने झुंझलाते हुए कहा, बिल्कुल पागलपन है ये, इतना बड़ा कमरा और बस एक ही बाथरूम। जल्दी कर, मुझसे अब और रुका नहीं जा रहा। पुफ, अर्जुन की हंसी फूट पड़ी। क्या हंस रहा है? विक्रम ने भौहें चढ़ाकर पूछा, कब से छुटकारा पाकर इतना खुश? कुछ नहीं यार, जा तू, अर्जुन ने मुस्कराते हुए कहा। बड़ा अजीब हो गया है तू। विक्रम ने अर्जुन को घूरा और जल्दी से बाथरूम में घुस गया। अर्जुन अभी ही विक्रम की जानकारी देख चुका था। नाम विक्रम लांबा, जन्मजात जाति मानव, पहचान लांबा वेंचर कैपिटल का अध्यक्ष, संभावना सूचकांक 6, उपहार इंटरनेट सेलिब्रिटी बनने की कला, कौशल ई स्पोर्ट्स जी, निवेश जी, दर्शनशास्त्र जी, मूल्यांकन 1, कुत्ते की क्षमता 1 होती है, इसे बुलाओ 6 कुत्तों की ताकत वाला। इस मजेदार मूल्यांकन ने अर्जुन को जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। 6 कुत्तों की ताकत, क्या फाडुलाइन थी। शायद ये आम इंसानों में सबसे ऊंचा स्तर था। मजेदार है। अर्जुन को अब लग रहा था कि ये दुनिया और भी रोचक होती जा रही है। इस सुपर गॉड अकादमी के साथ उसका जीवन निश्चय ही और समृद्ध होगा। लेकिन जब उसने अपने खाली बल बिंदुओं की ओर देखा तो फिर से एक गहरी सांस ली। इंसान बनने के लिए बल बिंदु जरूरी हैं। हाँ, मैंने आपके दिए गए सभी निर्देश पढ़ लिए हैं। यहाँ कहानी का भारतीय रूपांतरण है। क्या तुम ठीक हो? देखने वाली खिड़की से वापस मुड़कर आर्या रॉय ने अर्जुन चौहान की ओर चिंतित दृष्टि से देखा, जो बहुत देर से बाथरूम में था। कहीं उसे दस्त तो नहीं लग गए थे? मैं ठीक हूँ, बस पॉटी कर रहा हूँ। फोन के साथ आधा घंटा बिताना तो काफी सामान्य है, अर्जुन चौहान ने हंसते हुए कहा और इस मौके का फायदा उठाकर आर्या रॉय और त्रिलोचन वर्मा की प्रेमिका पर एक नज़र डाली। रिंग, जो सुपर गॉड अकेडमी के अध्यक्ष की पहचान थी, ने तुरंत उन्हें उनकी जानकारी दे दी। आर्या रॉय का संभावित सूचकांक पोटेंशियल इंडेक्स 5 था, जिसमें वोकल संगीत का गिफ्ट और डी स्तर का पॉप संगीत गायन कौशल था। जहां तक त्रिलोचन वर्मा की प्रेमिका की बात थी, उसका संभावित सूचकांक केवल 4 था, जिसमें कोई गिफ्ट नहीं था और केवल इस स्तर का हॉट डांस कौशल था। जैसा कि अर्जुन चौहान ने अनुमान लगाया था, सामान्य लोगों का संभावित सूचकांक 5 के आसपास होता था। मुझे आश्चर्य है कि युक्ता रॉय कितनी शक्तिशाली है, अर्जुन चौहान खुद से यह सोचने लगा। रिंग ने युक्ता रॉय के विचारों को पढ़ा। हालांकि अर्जुन चौहान युक्ता रॉय को नहीं देख सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह एक निश्चित सीमा के भीतर जीवन रूपों को महसूस कर सकता है और युक्ता रॉय का डेटा उसकी आंखों के सामने प्रदर्शित हो गया। नाम युक्ता रॉय,
जाति, इंसान, पहचान, व्यक्तिगत अंगरक्षक, संभावित सूचकांक पोटेंशियल इंडेक्स 80, गिफ्ट, हत्या, कौशल, आध्यात्मिक शक्ति वृद्धि डी, शारीरिक वृद्धि डी। मूल्यांकन, एक काफी मजबूत इंसान। काफी मजबूत इंसान। अर्जुन चौहान ने आंखें घुमाईं। अगर युक्ता रॉय जैसा कोई काफी मजबूत माना जाता है तो क्या ये रिंग कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं थी? लेकिन ये सोचकर कि उसके अपने माता पिता थानोस का शिकार कर रहे थे, ये सब इतना अजीब नहीं लगा। मैं समय पर आ गया। इस समय ज़हीर कुरैशी, जो बाथरूम में अपना काम खत्म करके आया था, जल्दी से वापस आया। क्या ये शुरू हो गया है? अभी अभी शुरू हुआ है। अर्जुन चौहान हल्का मुस्कुराया और इसी क्षण अनामिका राठौर नीलामी मंच पर वापस चली गई। अर्जुन चौहान ने ध्यान नहीं दिया कि आर्या रॉय उसे एक बहुत ही अपरिचित नज़र से देख रही थी। अर्जुन चौहान के करीब होने के कारण उसे यह गहरा एहसास था कि 20 मिनट पहले की तुलना में उसमें एक सूक्ष्म बदलाव था, जैसे कि कुछ अलग था, लेकिन वह ठीक से बता नहीं पा रही थी कि क्या था। शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। आर्या रॉय ने अपना ध्यान वापस नीलामी की ओर लगाया। देवियों और सज्जनों, मुझे विश्वास है कि आप इस अंतिम नीलामी वस्तु का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, अनामिका राठौर ने कहा। हालांकि हमारी सीमा नीलामी लिमिट्स ऑक्शन में गोपनीयता का बहुत उच्च स्तर है, मुझे लगता है कि आप में से अच्छी जानकारी रखने वालों को पहले ही कुछ जानकारी मिल चुकी होगी। अब मैं आप सभी के लिए इस अंतिम नीलामी वस्तु से पर्दा हटाती हूँ। अनामिका राठौर ने अंतिम नीलामी वस्तु के लिए फाइल खोली। वह भी पहली बार जान रही थी कि वह क्या थी। इसके विवरण पर एक संक्षिप्त नज़र डालने के बाद वह आश्चर्य से हैरान रह गई। आखिर यह क्या है? वह ऐसी क्यों दिख रही है? ऐसा लगता है कि यह अंतिम नीलामी वस्तु कोई साधारण वस्तु नहीं है। इससे पहले की 100 से अधिक चीज़ों में मैंने उसे कभी इस तरह का व्यवहार करते नहीं देखा। यह अविश्वसनीय है, अनामिका राठौर ने अंतिम नीलामी वस्तु के रहस्यमय घूंघट को हटाते हुए कहा। यह क्या है? स्क्रीन पर केवल एक वयस्क की मुट्ठी के आकार का एक डिब्बा दिखाई दिया। डिब्बे के केंद्र में लगभग 3 सेंटीमीटर व्यास का एक गहरा बैंगनी रंग का गोला पड़ा था, जिसकी सतह पर जटिल रेखाएं थीं, जो बेहद सुंदर लग रहा था। क्या ये सिर्फ चॉकलेट है? कुछ रुपये का एक पैकेट? क्या मजाक कर रहे हो? ज़हीर कुरैशी ने तुरंत निराशा का भाव दिखाया। क्या चॉकलेट? मुझे लगता है कि यह एक अमृत की तरह दिखता है। अमृत? बिल्कुल नहीं। ज़हीर कुरैशी हंसा। इस दुनिया में बहुत से ठग हैं जो सभी चमत्कारी अमृत बेचने का दावा करते हैं। कुछ साल पहले मेरे पिताजी एक ठग से मिले थे जिसने चंद्रकांत भाटिया का वंशज होने का दावा किया था और अपनी सच्ची रसायन कला के साथ कुछ महान पूरक गोली बनाने में सक्षम था। फिर क्या हुआ? अर्जुन चौहान ने रुचि से पूछा। फिर उन्होंने 20,000 रुपये गुर्दे को पोषण देने वाली गोली पर खर्च किए और उसे लेने के बाद उन्हें एक पूरे हफ्ते तक दस्त लगे रहे। ज़हीर कुरैशी ने एक संदेहास्पद नज़र से कहा। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। ये सीमा नीलामी लिमिट्स ऑक्शन बहुत विश्वसनीय मानी जाती है, उन्हें नकली सामान नहीं बेचना चाहिए। चलो उसके परिचय को सुनते हैं और फिर हमें पता चल जाएगा, अर्जुन चौहान ने कहा। क्या होगा अगर यह वास्तव में किसी तरह का चमत्कारी अमृत है? आप सभी बहुत उत्सुक होंगे, है ना? अनामिका राठौर अभी भी नीलामी वस्तु की विशेष प्रकृति से स्तब्ध लग रही थी। यदि यहाँ कोई ऐसा है जो भारत के इतिहास के बारे में जानता है तो उन्हें पता होगा कि 2000 साल पहले मौर्य काल के दौरान सम्राट अशोक अमरता के अमृत को खोजने और भारत के शाश्वत शासक बनने की अपनी खोज में एक बार श्रीधर नामक एक व्यक्ति को समुद्र में अमृत की तलाश में भेजा था। दर्शकों में मौजूद विदेशियों ने एक दूसरे को देखा। बहुत से लोग वास्तव में भारत के इतिहास को समझने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन दर्शकों में मौजूद भारतीय लोग बहुत रुचि से सुन रहे थे। सम्राट अशोक की अमरता के अमृत की खोज की कहानी किसी भी सांस्कृतिक ज्ञान वाले व्यक्ति के लिए अजनबी नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि श्रीधर के समुद्र में जाने के बाद वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। कुछ कहते हैं कि वह समुद्र में मर गया, जबकि अन्य दावा करते हैं कि उसने अमरता का अमृत पाया और खुद ही उसका सेवन कर लिया, लेकिन ये सभी सिर्फ अपुष्ट किंवदंतियां हैं। वास्तव में श्रीधर मरा नहीं था। वह वास्तव में एक अमर से मिला था जो उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे देने के लिए 3 अमरता की गोलियां बनाईं। धत्तेरे की, ये तो और भी हास्यास्पद होता जा रहा है। ज़हीर कुरैशी में अब और सुनने का धैर्य नहीं था। अगर इस दुनिया में वास्तव में अमर जैसी चीजें होती तो वे भूतों को देख रहे होते। बेशक वह व्यक्ति जिससे श्रीधर उस समय मिला था वह कोई अमर नहीं था, बल्कि एक गुरु था जिसने प्राचीन भारतीय रसायन विद्या सीखी थी। हालांकि ये अमरता की गोलियां किसी को सचमुच अमर नहीं बना सकती हैं, वे जीवन को लंबा करने और यहाँ तक कि मानवीय क्षमता को अनलॉक करने में सक्षम हैं। बेशक यह आप सभी पर निर्भर करता है कि आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। अब नीलामी शुरू होने दें। क्या ये सच है? दर्शकों के बीच फुसफुसाहट फैलने लगी। ये तो बहुत ही दूर की बात है, भारतीय किंवदंतियों का इस तरह उपयोग करने का साहस। क्या यह अंतिम नीलामी अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है? हा, शायद ये चीज़ वास्तव में किसी के जीवन को लंबा कर सकती है।
कोई हंसा, भारत एक बहुत ही जादुई देश है ना? तो क्या तुम खरीद रहे हो? हाँ, मैं इसे नहीं खरीदूंगा, जो भी इसे खरीदता है वह बेवकूफ़ है। लेकिन वे इस तरह की चीज़ को अंतिम वस्तु के रूप में क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्या कोई वास्तव में इसके लिए बहुत अधिक कीमत चुकाएगा? 50 करोड़ रुपये। आश्चर्यजनक रूप से किसी ने वास्तव में बोली लगाना शुरू कर दिया। यह आवाज़ नंबर 1 वीआईपी रूम से आई, जो शुरू से ही खामोश था, जिसने सीधे 50 करोड़ रुपये की बोली लगाई। 100 करोड़ रुपये, 150 करोड़, 200 करोड़ रुपये, ... सभी के आश्चर्य के लिए नीलामी की कीमत तेजी से बढ़ी, यहां तक कि पिछले 100 से अधिक नीलामी वस्तुओं को भी पार कर गई। और अर्जुन चौहान को छोड़कर वीआईपी कमरों में सभी मेहमान शामिल हो गए। सम्राट अशोक की अमरता की गोली किसी को वास्तव में आखिरी मिल गई। मुझे इसे प्राप्त करना होगा। ड्रीम पैलेस से संबंधित वीआईपी कमरे में मोहन वर्मा नामक एक व्यक्ति ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। वे निश्चित थे कि किंवदंती सच थी। वास्तव में उन 3 अमरता की गोलियों में चमत्कारी शक्तियां थीं, लेकिन श्रीधर उन्हें अपने साथ वापस नहीं लाए क्योंकि घर जाते समय उनका सामना एक महिला से हुआ जिसने अमरता की गोलियों में से एक चुराकर खा लिया और उसे ऐसी शक्तियां प्राप्त हुईं जो किसी इंसान के पास नहीं होनी चाहिए, और उसने शेष 2 को भी जब्त कर लिया। हालांकि क्योंकि उस समय अमरता की गोली की शक्ति पूरी तरह से पच नहीं पाई थी, सैनिकों द्वारा श्रीधर के साथ उसका पीछा किया गया और वह भागकर आर्यनगर चली गई, और उससे ही 9 पूंछ वाली लोमड़ी सुजाता की प्रसिद्ध छवि व्युत्पन्न हुई। बाद में ऐसा कहा गया कि यह महिला अपनी गंभीर चोटों से मर गई और शेष 2 अमृत का ठिकाना खो गया। शुरुआत में आर्यनगर के लोग इसे सिर्फ एक किंवदंती मानते थे। बस कुछ साल पहले अमेरिका की सेना के किसी व्यक्ति ने किसी तरह इन अमरता की गोलियों में से एक को खोजने में कामयाबी हासिल की। 2000 साल से अधिक पुरानी होने के बावजूद यह अमरता की गोली उल्लेखनीय रूप से संरक्षित थी। इसके अलावा एक 7वें स्तर के व्यक्ति ने इस अमरता की गोली का सेवन करने के बाद केवल आधे साल में 9वें स्तर से अधिक का एक व्यक्ति बन गया। ये खबर दूसरी दुनिया में एक छोटे से दायरे में फैल गई। दूसरी दुनिया की मानव जाति के 9वें स्तर से परे का एक व्यक्ति पूरी दुनिया की भूमिगत स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त था। और तब से दुनिया भर में दूसरी दुनिया के इंसान इस तीसरी अमरता की गोली को खोजने के लिए उन्मादी रूप से खोजबीन करने लगे। बेशक दूसरी दुनिया के व्यक्तियों और विभिन्न देशों के उच्च रैंकिंग अधिकारियों को छोड़कर लगभग किसी और को इसके बारे में पता नहीं था, जिसमें अर्जुन चौहान भी शामिल था। श्रीमान अर्जुन चौहान, ये चीज़ असली है, युक्ता रॉय ने कहा। उसने संक्षेप में प्राचीन किंवदंती सुनाई और तब तक कीमत 2.1 अरब रुपये तक पहुंच गई थी। क्या सच में? अर्जुन चौहान ने यह सुना और अचानक उत्सुक हो गया। यह नहीं चलेगा, मुझे इसमें शामिल होना ही होगा। 5 अरब रुपये। अर्जुन चौहान ने अचानक कीमत दोगुनी से भी अधिक कर दी। अर्जुन चौहान, 5 अरब रुपये एक चॉकलेट के लिए? क्या तुम पागल हो गए हो? ज़हीर कुरैशी ने अर्जुन चौहान को पकड़ा, जो खड़ा हो गया था, और उसे वापस अपनी सीट पर खींच लिया। श्रीमान अर्जुन चौहान, आपको ऐसी चीज़ के लिए बोली लगाने पर पैसे बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, युक्ता रॉय ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इसे कैसे नहीं खरीद सकता? ये जीवन को लंबा करता है। यह एक बेहतरीन पूरक है, यहाँ तक कि स्टेरॉइड से भी बेहतर। अर्जुन चौहान ने कहा। युक्ता रॉय हंसी। वास्तव में आपके घर में हम इसे एक स्नैक की तरह मानते हैं। जरूर। कहानी का अगला भाग यहाँ भारतीय रूपांतरण के साथ प्रस्तुत है। आखिर यह क्या चीज़ है? तथाकथित अमरता की गोली को देखकर अर्जुन चौहान की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। जब उसने 5 अरब रुपये की खगोलीय कीमत बोली तो वीआईपी रूम नंबर 4 में बैठे व्यक्ति ने तुरंत 5.1 अरब रुपये की बोली लगा दी। वह एक शक्तिवर्धन गोली है, युक्ता रॉय ने कहा। मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। अर्जुन चौहान ने आंखें घुमाईं। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने आसमान से युद्ध नहीं पढ़ी है? वह सब एक उपन्यास की चीज़ है। क्या तुम मुझे नौसिखिया समझते हो? अर्जुन चौहान ने उस उपन्यास को अगर 10 बार नहीं तो कम से कम 5-6 बार तो पढ़ा ही था। शक्तिवर्धन गोली एक दिव्य औषधि थी जो एक योद्धा को एक स्तर ऊपर जाने में मदद कर सकती थी, और एक योद्धा वह प्रकार था जो अपनी आंतरिक ऊर्जा को घोड़ों में बदल सकता था, आसमान में उड़ने और एक पहाड़ को एक ही हथेली से तोड़ देने में सक्षम था। ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन चौहान ने अभी तक एक साधारण व्यक्ति की सोच से खुद को बाहर नहीं निकाला था। क्या उसके बगल में खड़ी युक्ता रॉय ठीक उसी तरह की व्यक्ति नहीं थी जो एक पहाड़ को एक हथेली से तोड़ सकती थी? इतना ही नहीं, सुपर गॉड एकेडमी में आयरन मैन को भी एक शिक्षक के रूप में पकड़ा गया था। यदि इस ब्रह्मांड में समानांतर दुनिया मौजूद थी और यहाँ तक कि आंतरिक ऊर्जा सर्वोच्च थी, तो आंतरिक ऊर्जा महाद्वीप की दुनिया भी। प्रिंसिपल, 2500 साल से भी पहले आपके एक पूर्वज ने आंतरिक ऊर्जा महाद्वीप के रूप में जानी जाने वाली समानांतर दुनिया का दौरा किया था। उन्होंने औषधि ऋषि कबीर को पकड़ा था और अब वह सुपर गॉड एकेडमी में एक औषधि विज्ञान के शिक्षक हैं। सिस्टम की आवाज़ अर्जुन चौहान के कान में गूंजी। लानत है।
अर्जुन चौहान तुरंत सदमे और निराशा दोनों से भर गया। क्या तुम मुझे ये भी बताओगे कि अर्जुन को भी पकड़ा गया है? हाँ, शिक्षक अर्जुन अब आंतरिक ऊर्जा साधना कक्षा के प्रशिक्षक हैं। सिस्टम ने कहा, आपके पूर्वज ने न केवल उसे पकड़ा बल्कि उसकी पत्नी को भी ले गए। सच कहूं तो मैं इसे थोड़ा देख नहीं पा रहा हूं। बस करो और मत बोलो। अर्जुन चौहान ने महसूस किया कि उसकी विश्वदृष्टि काफी हद तक ढह गई थी। उसके पूर्वज किस तरह के व्यक्ति थे? श्रीमान अर्जुन चौहान, आपको अपने परिवार की सबसे महत्वपूर्ण निधि विरासत में मिल चुकी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आप मुझसे भी ज्यादा जानते होंगे, युक्ता रॉय ने अर्जुन चौहान से कहा। हाँ, अब मुझे इस बात की जानकारी है, अर्जुन चौहान ने कहा। सिस्टम ने अभी अभी अर्जुन चौहान को सब कुछ बता दिया था। अनामिका राठौर ने जिस अमरता की गोली के बारे में बताया कि श्रीधर को विदेश में मिली थी, वह वास्तव में अर्जुन चौहान के पूर्वज थे। वे कुछ शक्तिवर्धन गोलियां भी उनके पूर्वज ने उसे उपहार के रूप में दी थीं। सुपर गॉड अकेडमी में औषधि ऋषि कबीर की रस रसायन कला सीखने के बाद कुछ शक्तिवर्धन गोलियां वास्तव में ज़्यादा कुछ नहीं थीं। जहां तक रस रसायन के लिए आवश्यक सामग्रियों की बात थी, कबीर ने सुपर गॉड अकेडमी में एक बड़ा औषधीय उद्यान लगाया था। वहां प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जड़ी बूटियों की विकास दर अकल्पनीय थी। लगभग प्रीमियम जड़ी बूटियों को खरपतवार में बदल रही थी। उनके अत्यधिक विकास को रोकने के लिए समय समय पर सफाई भी आवश्यक थी। बेशक अन्य शिक्षकों की तरह वर्तमान कबीर को भी अर्जुन चौहान के पिता ने बंद कर रखा था और उन्हें अनलॉक करने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्रेडिट पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। आपके पूर्वज ने हमारे वर्मा परिवार के समान कई शक्तियों का विकास किया, युक्ता रॉय ने कहा। हर किसी के अपने कर्तव्य हैं। हमारा वर्मा परिवार आपके परिवार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। बेशक ऐसे लोग भी हैं जो हमें प्रशिक्षित करने के लिए विशेष रूप से ये अमृत बनाते हैं। ये शक्तिवर्धन गोली वास्तव में हमारे लिए ज़्यादा मूल्यवान नहीं है, ये देखते हुए कि जनशक्ति के अलावा इसकी लगभग कोई लागत नहीं है। अर्जुन चौहान अपने परिवार की विशाल रूपरेखा की मोटे तौर पर कल्पना कर सकता था। कुछ लोग उनके परिवार के लिए पैसा कमाने के लिए जिम्मेदार थे, कुछ प्रवर्तक थे, कुछ लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन करते थे, और ऐसा लग रहा था कि उसके पूर्वज ने सुपर गॉड अकेडमी से सीखी गई रस रसायन तकनीकों को अपनी ताकतों को सिखाया था। बेशक युक्ता रॉय के पास जो कौशल थे वे शायद अप्रत्यक्ष रूप से सुपर गॉड अकेडमी से थे। संभवतः अर्जुन चौहान के पूर्वज द्वारा युक्ता रॉय के पूर्वजों को सौंपे गए थे और फिर युक्ता रॉय के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। 6.2 अरब, 6.8 अरब ... उस एक शक्तिवर्धन गोली की कीमत लगातार बढ़ती रही। अर्जुन चौहान के लिए इसका मूल्य वास्तव में एक चॉकलेट के टुकड़े जैसा हो सकता है, लेकिन इस दुनिया के बाकी लोगों के लिए ये वास्तव में अमूल्य निधि थी। इस दुनिया में लगभग हर देश और क्षेत्र में कुछ विशेष दूसरी दुनिया के इंसान हैं जिनके पास साधारण इंसानों से परे शक्तियां हैं और उनका जीवन भी लंबा है। हालांकि उनका उन्नति करना भी आसान नहीं है। एक ऊर्जा स्तर ऊपर जाने से पहले कई या यहां तक कि दर्जनों साल का समय लगना काफी सामान्य है। एक दूसरी दुनिया का इंसान जो 9वें स्तर को पार कर जाता है, वह एक देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को बदल सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति वाले 15 से कम देश होंगे। और यह शक्तिवर्धन गोली सीधे एक ऐसे दूसरी दुनिया के इंसान को बना सकती है जिसका ऊर्जा स्तर 9 से अधिक हो। इसलिए इसकी लालच को अत्यंत मजबूत माना जा सकता है। अब अर्जुन चौहान को आखिरकार समझ में आया कि क्यों वे सभी देश इस अंतिम हेडलाइनर नीलामी वस्तु के लिए इतनी बेताबी से बोली लगाने के लिए प्रतिनिधियों को भेजेंगे। नीलामी कक्ष में तनाव भारी और भारी होता गया। इस बिंदु पर पहुंच चुकी कीमत अब साधारण धनी व्यक्तियों की पहुंच से बाहर थी। एक राष्ट्र के समर्थन के बिना कोई भी इतना पैसा नहीं निकाल सकता था, सिवाय अर्जुन चौहान जैसे किसी असामान्य व्यक्ति के। केवल वे ही लोग अब भी दौड़ में थे जो युक्ता रॉय ने पहले बताए 12 दूसरी दुनिया के मानव राष्ट्रों या शक्तियों के प्रतिनिधि थे। अजीब है, इतनी अच्छी चीज होने पर भी वे इसे नीलामी के लिए क्यों रखेंगे? अर्जुन चौहान ने उत्सुकता से सोचा। अगर वह होता तो शायद उसने मिलते ही उस वस्तु का सेवन कर लिया होता, है ना? वे हिम्मत नहीं करेंगे, युक्ता रॉय ने कहा। वे चाहे कितने भी दुर्जय हों, वे सिर्फ एक संगठन हैं। किसी भी मामले में वे एक राष्ट्र राज्य की मशीन से मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन केवल एक ही अमृत है और 1 दर्जन से अधिक देश हैं जो इसे चाहते हैं। वे इसे जिसे भी बेचते हैं वे अन्य देशों को नाराज कर देंगे। हाँ, यही बात है, अर्जुन चौहान को एहसास हुआ। तो इसीलिए उन्होंने इस जानकारी का खुलासा करने और उन्हें खुद लड़ने देने का फैसला किया। न केवल कोई नाराज नहीं होता, बल्कि वे एक अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। वास्तव में यह एक चतुर चाल है। 10 अरब रुपये। उसी क्षण प्राइवेट रूम नंबर 3 से किसी ने पहली बार बात की। नीलामी की शुरुआत से लेकर अब तक प्राइवेट रूम नंबर 3 में बैठा व्यक्ति पूरी तरह से शांत था, जिससे अर्जुन चौहान को लगा कि वे सिर्फ देखने के लिए वहां थे। युक्ता रॉय, प्राइवेट रूम नंबर 3 किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? श्रीमान अर्जुन चौहान, वे भारत से हैं। ओह, अर्जुन चौहान अचानक होश में आया। सही है,
इतने सारे अन्य देशों के प्रतिनिधियों के मौजूद होने पर भारत के प्रतिनिधि वहां कैसे नहीं होंगे। बस ये कि वह लखन सिंह, चंद्रकांत भाटिया और अन्य लोगों के साथ व्यवहार कर रहा था, जिसने उसे स्वाभाविक रूप से इस बारे में भूलने पर मजबूर कर दिया। युक्ता रॉय, क्या भारत को वास्तव में इस शक्तिवर्धन गोली की आवश्यकता है? हाँ, युक्ता रॉय ने कहा, अमेरिका और भारत में सबसे ज्यादा दूसरी दुनिया के इंसान हैं। भारत के मुख्य रूप से प्राचीन साधना प्रणाली से आते हैं, जिसे आप प्राचीन योद्धकला कहते हैं। इन व्यक्तियों को प्राचीन योद्धा के रूप में जाना जाता है और भारत में 5 ऐसे हैं जिन्होंने 9वें स्तर को पार कर लिया है। 3 प्राकृतिक जागृत भी हैं जिन्होंने 9वें स्तर को पार कर लिया है। जागृत, आप उन्हें मानस शक्तियों के रूप में समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर 8 लोग हैं। अमेरिका में वे सभी समान रूप से विकृत हैं। हालांकि उन्होंने खुद को एक नाम दिया है, महामानव। 8 महामानव भी हैं जिन्होंने 9वें स्तर को पार कर लिया है। जहां तक इंग्लैंड का सवाल है, जो तीसरे स्थान पर है, उनके पास केवल 5 हैं। तो भारत और अमेरिका दोनों के लिए ये शक्तिवर्धन गोली ये तय करने में एक महत्वपूर्ण कारक है कि दुनिया की नंबर 1 महाशक्ति कौन होगी। आप ऐसा कह सकते हैं, युक्ता रॉय ने जवाब दिया। बेशक ये श्रीमान अर्जुन चौहान के प्रभाव में आने वाले लोगों को छोड़कर है। चूंकि ऐसा है, अर्जुन चौहान ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, मैं मूल रूप से इसमें रुचि नहीं रखता था, लेकिन तुम्हें ये कहते हुए सुनकर मैं दूसरों को शक्तिवर्धन गोली ले जाने नहीं दे सकता। हाँ, कहानी का अगला भाग यहाँ भारतीय रूपांतरण के साथ प्रस्तुत है। युक्ता रॉय, अर्जुन चौहान ने कहा, मैं हमेशा से तुमसे एक सवाल पूछना चाहता था। श्रीमान अर्जुन चौहान, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी शक्ति कितनी है? युक्ता रॉय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, अर्जुन चौहान ने उत्तर दिया। ठीक है, अमेरिका के उन 8 महामानवों को मारना मेरे लिए मुर्गियों को मारने जितना आसान है। ये तो बहुत ही दिखावटी है, अर्जुन चौहान ने सोचा। उसका अनुमान भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन ये सुनकर वह फिर भी हैरान रह गया। वैसे युक्ता रॉय, अगर मैं वह शक्तिवर्धन गोली ले लूं तो क्या मैं भी तुरंत भयानक बन जाऊंगा? ऐसा नहीं होगा, युक्ता रॉय ने कहा। आपका शरीर अभी एक साधारण व्यक्ति का है और वह इतनी शक्तिशाली दवा के प्रभाव को सहन नहीं कर सकता। इसके अलावा इस तरह का अमृत सिर्फ एक सहायक है। अपने शरीर की क्षमता को विकसित करने के लिए आपको एक कदम दर कदम दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहिए। सिस्टम कदम दर कदम दृष्टिकोण का क्या मतलब है? अर्जुन चौहान ने पूछा। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। हालांकि युक्ता रॉय उसके मन को पढ़ सकती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वह सिस्टम की उपस्थिति का पता नहीं लगा सकती थी। बहुत कुछ है, सिस्टम ने कहा। प्राचीन युद्धकला प्रणाली में आंतरिक साधना के तरीके ही नींव हैं। एक काल्पनिक दुनिया में साधना तकनीकें ही नींव हैं। अलौकिक क्षमताओं की प्रणाली में अपनी क्षमताओं को बढ़ाना ही नींव है। आप एक शिक्षक से क्रेडिट पॉइंट्स अनलॉक कर सकते हैं और क्रेडिट पॉइंट्स के साथ सीधे उनकी साधना तकनीकों की नकल कर सकते हैं, बेशक आपकी संभावित रूप से असीम रूप से मजबूत क्षमताओं को देखते हुए। बात क्रेडिट पॉइंट्स पर ही आती है, अर्जुन चौहान ने सोचा। उसके पिताजी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अगर उसके पास पर्याप्त क्रेडिट पॉइंट्स नहीं थे तो सुपर गॉड अकेडमी बेकार होगी, लेकिन जितना मैं इसके बारे में सुनता हूं उतना ही ऐसा लगता है कि मुझे साधना शुरू करनी होगी। बेशक आप सीधे शिक्षकों से भी सीख सकते हैं। उनकी कक्षाओं में आप केवल उन कौशलों को ही नहीं सीखते, सिस्टम ने याद दिलाया। मुझे नहीं पता कि दिखावा करने से मुझे कितने क्रेडिट पॉइंट्स मिल सकते हैं, अर्जुन चौहान ने अफसोस के साथ सोचा। इन पिछले कुछ महीनों में उसने 80 से 100 बार से कम दिखावा नहीं किया था। अगर उन्हें क्रेडिट पॉइंट्स में बदला जा सकता तो यह निश्चित रूप से एक अच्छी खासी संख्या होगी, है ना? काश मैंने तब कम दिखावा किया होता, अर्जुन चौहान ने आह भरी। पिछले 3 महीनों में उसने जितना हो सके उतना दिखावा किया था। अब वास्तव में जरूरत के समय का अनुभव कर रहा था जब दिखाने के लिए कोई दिखावा नहीं बचा था। 10.2 अरब रुपये, 10.5 अरब, 11 अरब, संख्याएं आसमान छू रही थीं। लगभग हर देश का प्रतिनिधि उस एक शक्तिवर्धन गोली के प्रति उत्साह और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। धत, क्या ये लोग पागल हो गए हैं? ज़हीर कुरैशी ने ऐसी पागलपन वाली नीलामी पहले कभी नहीं देखी थी। कोई चीज़ 10 अरब रुपये से अधिक में कैसे बिक सकती है? क्या इन दिनों पैसे ठगना इतना आसान था? क्या तुम्हें लगता है कि वे सभी मूर्ख हैं? अर्जुन चौहान ने ज़हीर कुरैशी से बात की। नहीं, तुम इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, है ना? ज़हीर कुरैशी को यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगा। भूल जाओ, तुम नहीं समझोगे, अर्जुन चौहान ने आह भरी। जल्द या बाद में तुम्हें पता चल जाएगा। पागल, ये लोग सब पागल हैं। एक लानत की गोली की बोली 50 अरब तक पहुंच गई है। इन लोगों के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? दरअसल इस भयंकर प्रतिस्पर्धी लड़ाई के तहत शक्तिवर्धन गोली की कीमत 50 अरब रुपये को पार कर गई थी, जो वहां मौजूद सभी के लिए एक लगभग अकल्पनीय आंकड़ा था। किसी को ये जानना चाहिए, फोर्ब्स सूची में 50 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति वाले लोगों को एक हाथ पर गिना जा सकता है और इसमें उनके शेयरों का मूल्य भी शामिल है।
अचानक 1 दर्जन से अधिक लोगों का सामना करना जो 50 अरब रुपये नकद दे सकते थे, ये हास्यास्पद था। लेकिन कई देशों के लिए भी 50 अरब रुपये एक महत्वपूर्ण राशि थी। आखिरकार जब कीमत 60 अरब रुपये तक पहुंच गई तो पहले व्यक्ति ने हार मान ली। फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, यहाँ तक कि एक देश के लिए भी इतनी विशाल राशि के तहत उनका वित्त तनाव में आ रहा था। लानत है, किसने सोचा होगा कि वे इतने अच्छे से तैयार होंगे। कोई बात नहीं, भले ही वे अब इस वस्तु को प्राप्त कर लें, लेकिन यह अभी भी अज्ञात है कि कौन इसे यूरोप से बाहर ले जा पाएगा। उन्हें थोड़ी देर खुश रहने दो। अंत में केवल भारत और अमेरिका के प्रतिनिधि ही प्रतियोगिता में बचे थे। अगर अर्जुन चौहान वीआईपी रूम नंबर 3 में होता तो वह निश्चित रूप से कांच के सामने बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पहचानता। वह कोई और नहीं बल्कि माधव, जियो स्मार्टफोन ब्रांड के संस्थापक थे। हालांकि वह भी एक उद्यमी थे, लेकिन लखन सिंह जैसे लोगों की तुलना में माधव ने भारत के लिए अपना खुद का एक ब्रांड स्थापित किया था और वह व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे ज्यादा दान पुण्य किया था। यही वजह थी कि उन्हें इस बार देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। उनके पीछे खड़ा व्यक्ति 30 या 40 के दशक में लग रहा था। वह बस माधव के पीछे चुपचाप खड़ा था, लेकिन एक दमनकारी आभा जो दिलों को धड़का रही थी उससे निकल रही थी। किसने सोचा होगा कि इस बार प्रतियोगिता इतनी भयंकर होगी, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कुछ गंभीरता से कहा। 74 अरब रुपये। माधव के माथे पर पसीना आ गया। राष्ट्र ने केवल 80 अरब रुपये का कोष तैयार किया था और वह अपनी सीमा के करीब थे। दूसरी तरफ अमेरिका के प्रतिनिधि के लिए भी यह आसान नहीं था। हालांकि उनका सकल घरेलू उत्पाद भारत की तुलना में काफ़ी अधिक था और उनके पास एक विशाल भूमि थी जिसमें कम आबादी थी, जिसने उनके प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को काफ़ी अधिक बना दिया था। वे हर साल वैज्ञानिक अनुसंधान और सैन्य वित्त पोषण में भारी मात्रा में धन का निवेश करते थे। खासकर हाल के वर्षों में महामानवों के अनुसंधान में भारी मात्रा में धन लगाया गया था। इन महामानवों को जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से लगातार बढ़ाने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए पानी की तरह पैसा खर्च करना। वे उतने धनी नहीं थे जितना बाहरी लोग कल्पना कर सकते हैं। 74.5 अरब, 75 अरब, 80 अरब। माधव ने अपनी अंतिम तल रेखा संख्या चिल्लाई। 80.5 अरब, 81 अरब। अप्रत्याशित रूप से माधव ने बोली जारी रखी। श्रीमान माधव, अधेड़ उम्र का व्यक्ति हैरान लग रहा था। वे केवल 80 अरब रुपये लाए थे। मैं इस हिस्से को खुद कवर करूंगा। माधव ने दांत पीसे। हालांकि मुझे नहीं पता कि श्रीमान त्रिलोचन वर्मा उस गोली को क्यों खरीदना चाहते हैं। चूंकि यह कुछ ऐसा है जिसकी देश को जरूरत है, यह बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसे मेरे देश के लिए एक मामूली योगदान माने। श्रीमान माधव, भारत की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। 82 अरब। हालांकि अमेरिका के प्रतिनिधि ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। माधव केवल कुल 1.2 अरब रुपये लाए थे और अब वह ईमानदारी से विकल्प से बाहर थे। मुझे खेद है श्रीमान त्रिलोचन वर्मा, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, माधव ने आह भरी। चिंता मत कीजिए श्रीमान माधव, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। भले ही अमेरिकी इस अमृत की बोली जीत लें, उनके लिए इसे अपने साथ वापस ले जाना आसान नहीं होगा। आपका मतलब? माधव की आंखें चौड़ी हो गईं, यह महसूस करते हुए कि यह नीलामी सिर्फ एक बड़ी योजना की प्रस्तावना थी। जब नीलामी खत्म हो जाए तो आपको यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। पूर्वी तरफ से जाओ और वापस मत आना। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की नज़रें सख्त हो गईं। अगर वह वस्तु उनके अपने हाथों में होती तो वह शक्तिवर्धन गोली के साथ सुरक्षित रूप से निकलने के लिए बहुत आश्वस्त था, क्योंकि उसे बस भागना था। एक बार भारत की सीमा के पास उससे मिलने के लिए लोग होंगे। लेकिन अगर उसे इसे छीनने के लिए अराजकता का फायदा उठाना पड़ता तो बहुत अधिक अनिश्चितता और खतरा होता। इसके अलावा उन्हें अमेरिका पहुंचने से पहले ही शक्तिवर्धन गोली को उनके हाथों से छीनना होगा। 100 अरब रुपये। तभी एक अचानक आवाज पूरे स्थल पर गूंजी और सभी की नज़रें अर्जुन चौहान के कमरे की ओर मुड़ गईं। ये फिर से वही भारतीय आदमी है। अमेरिका के मंगल ने हताशा में दांत पीसने का भाव दिखाया। अमेरिकी प्रतिनिधि ने केवल 95 अरब रुपये तैयार किए थे, साथ ही मंगल परिवार द्वारा लाए गए 2 अरब रुपये। वे अभी भी 100 अरब रुपये से काफ़ी कम थे। और कौन जानता था कि क्या अर्जुन चौहान के पास केवल 100 अरब रुपये थे। आखिर यह इतना पैसा कहाँ से ला रहा है? अमेरिकी विकृत ने दीवार में एक मुट्ठी मारी और सीधे उसे छेद दिया। जब वे सफलता के करीब थे तो यह भारतीय आदमी अचानक परेशानी खड़ी करने आ गया। श्रीमान अर्जुन चौहान, सच कहूं तो ये वस्तु आपके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आप प्रतिस्पर्धा जारी नहीं रखेंगे, हमें कुछ सम्मान दें। अगर आप भविष्य में अमेरिका आते हैं तो हम निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित अतिथि के रूप में आपका सबसे अच्छा स्वागत करेंगे। गोरे विकृत ने माइक्रोफोन में बोलने की पहल की। मुझे पता है, दरअसल ये चीज़ मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं होगी। तो तुम? विकृत की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, ये जानते हुए कि यह बेकार है तो फिर इस पर पैसा क्यों खर्च करना।
लेकिन अर्जुन चौहान ने एक गुस्सा दिलाने वाली बेपरवाह लहजे में कहा, मैं बस यह नहीं चाहता कि तुम लोग इसे पाओ। तुम लोगों ने पहले भारत से शाही राजमुद्रा क्यों छीनी थी? उस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। निश्चित रूप से कहानी का अगला भाग यहाँ भारतीय रूपांतरण के साथ प्रस्तुत है। मंगल के वीआईपी कमरे में मंगल और गोरे अमेरिकी दोनों के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। हालांकि वे भारत की राष्ट्रीय निधि पर बोली लगाना चाहते थे, उस चीज़ की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 100 करोड़ रुपये होती। क्या केवल एक बात साबित करने के लिए 100 अरब रुपये खर्च करना उचित था? इसके अलावा शाही राजमुद्रा अभी भी अर्जुन चौहान के हाथों में थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं केवल गुस्सा निकालने के लिए ये 100 अरब रुपये खर्च करने के लिए मूर्ख हूँ? अर्जुन चौहान ने सीधे वही बात कही जो वे सोच रहे थे। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, भले ही वे बिल्कुल यही सोच रहे थे। माफ़ करना, लेकिन 100 अरब रुपये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर ये तुम्हें परेशान करता है तो मुझे लगता है कि यह पैसा अच्छी तरह से खर्च हुआ है। यह मत पूछो क्यों, पैसा होने का मतलब है मनमानी करना। उस काम के लिए मैं तुम्हें 99 अंक देता हूँ। मैं एक रोक रहा हूँ ताकि तुम घमंडी न हो जाओ। ज़हीर कुरैशी ने अंगूठा दिखाया। पूरे 100 अरब रुपये उनके पूरे समूह को खरीद सकते थे, और फिर भी अर्जुन चौहान के लिए ये कुछ भी नहीं था। हा, मुझे ये नौजवान पसंद आने लगा है। माधव के वीआईपी कमरे में माधव इस दृश्य को देखकर जोर से हंसने लगे, और यहाँ तक कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो शुरू से ही भावहीन थे, उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। हाल की घटनाओं से वे बता सकते थे कि अर्जुन चौहान एक बहुत ही देशभक्त व्यक्ति होना चाहिए। भले ही अर्जुन चौहान ने वह शक्तिवर्धन गोली खरीद ली हो, लेकिन उसे राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से उससे खरीदना शायद बहुत मुश्किल नहीं होगा। भले ही यूरोप छोड़ना कठिनाइयों से भरा होगा, फिर भी यह अमेरिकियों से इसे छीनने की तुलना में बहुत सरल था। जहां तक अन्य देशों के प्रतिनिधियों की बात है, वे और भी रोमांचित थे। हर कोई पिछले से अधिक जोर से हंस रहा था। उन्हें पहले ही नीलामी के दौरान अमेरिकियों द्वारा दबाव डाला गया था, केवल अर्जुन चौहान के लिए दृश्य पर आकर और उनके हाथों से शक्तिवर्धन गोली छीनने के लिए, यहाँ तक कि उन भड़काऊ शब्दों को उन पर फेंकने के लिए। यह अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक था। श्रीमान अर्जुन चौहान, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर विचार करेंगे। हमारा अमेरिकियों का विरोध करना एक बुद्धिमानी भरा कदम नहीं है। इसके अलावा आपके कब्जे में वह वस्तु एक गर्म आलू है, और आपको भारत वापस जाते समय अनगिनत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिश कर रहे हो? अर्जुन चौहान ने उपेक्षा से कहा, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो बोली लगाते रहो, अगर नहीं है तो हंगामा करना बंद करो। इसे खरीद नहीं सकते तो निकल जाओ। मुझे धमका रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अर्जुन चौहान आसानी से डर जाता हूँ? मैं 1100 अरब रुपये की बोली लगाता हूँ। अरे वाह! कमरे के चारों ओर एक आहट फूट पड़ी। अर्जुन चौहान ने कीमत 800 अरब से सीधे 1000 अरब तक उछाल दी थी, और अब वह क्या कर रहा था? अर्जुन चौहान की 1000 अरब रुपये की बोली के बाद किसी और ने बोली नहीं लगाई। यह ऐसा नहीं था कि मंगल परिवार के प्रतिनिधि और बोली नहीं लगाना चाहते थे, बल्कि वे बस पर्याप्त पैसा नहीं लाए थे, और अधिक धन की व्यवस्था करना कुछ ऐसा नहीं था जो उपलब्ध कुछ ही मिनटों में किया जा सके। अर्जुन चौहान उस 1000 अरब रुपये के साथ शक्तिवर्धन गोली की खरीद को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकता था। लेकिन फिर अर्जुन चौहान ने 1100 अरब रुपये की बोली लगाई, अपनी ही पिछली बोली के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए। ये हर किसी के अंधेरे कोने जैसा था। श्रीमान अर्जुन चौहान, क्या आप हमारा विरोध करने के लिए दृढ़ हैं? बेचारे हारे हुए लोगों का झुंड। अर्जुन चौहान बड़बड़ाता रहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा विरोध कर सकते हो? तुम इसके लायक भी नहीं हो। मैं तुमसे ज़्यादा अमीर हूँ, और अगर तुम इससे खुश नहीं हो तो आओ मुझसे लड़ो। हा, ये भारतीय बच्चा शुद्ध प्रतिभा है। इतना ढीठ, लेकिन मुझे ये पसंद है। वह अमेरिकी बहुत गुस्सा होगा। अगर मैं वह छठे स्तर का विकृत होता तो मैंने पहले ही एक चाकू उठा लिया होता। 1100 अरब रुपये, कितने देशों का वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद भी इतना नहीं होता, और वह बस लापरवाही से उस कीमत को बोलता है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। एक पूरे देश की दौलत उससे बोली नहीं लगा सकती। यही वह है जिसे भारतीय लोग देश को टक्कर देने वाली दौलत कहते हैं। भारी मात्रा में क्रेडिट ऊर्जा का पता चला। स्वचालित संग्रह शुरू हो रहा है। संग्रह पूरा हुआ। डीन को 27 क्रेडिट पॉइंट्स प्राप्त करने पर बधाई। कृपया अच्छा काम करते रहें। 27 क्रेडिट पॉइंट्स। अर्जुन चौहान की आंखें चमक उठीं, यह नहीं जानते हुए कि यह बहुत था या थोड़ा, लेकिन अब यह पुष्टि हो गई थी। दिखावा करने से वास्तव में क्रेडिट पॉइंट्स मिल सकते थे, और अगर उसने बस इसी तरह 4 बार और दिखावा किया तो वह एक और शिक्षक को अनलॉक कर सकता था, या शिक्षक टोनी के कौशलों में से एक को बेतरतीब ढंग से प्राप्त कर सकता था। क्या तुम लोग चिल्ला रहे हो या नहीं? झुंड की तरह ढीले ढाले। अर्जुन चौहान आक्रामक रूप से बोलना जारी रखा। श्रीमान अर्जुन चौहान वास्तव में धनी हैं, हम हार मानते हैं। मंगल ने अपना गुस्सा रोक लिया। इस जगह में ज्यादातर साधारण लोग थे। वे यहाँ उस शक्ति का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते थे जो दूसरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण लौह नियम भी था।
साधारण लोगों के सामने शक्ति का कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं, जब तक कि वे वहां मौजूद सभी को मार न दें, लेकिन वह स्पष्ट रूप से संभव नहीं था। चूंकि श्रीमान अर्जुन चौहान के खिलाफ कोई और बोली नहीं लगा रहा है, मैं घोषणा करता हूं कि अंतिम नीलामी वस्तु वीआईपी रूम 0 के श्रीमान अर्जुन चौहान की है। आह, अजय होना कितना अकेला है। अर्जुन चौहान ने अपनी सीट पर लौटते हुए आह भरी। ये बच्चा, लखन सिंह और अन्य लोग हंसे बिना नहीं रह सके। अर्जुन चौहान उन प्रमुख परिवारों में पैदा हुए वारिसों की तरह नहीं था जो अपनी गरिमा बनाए रखते हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो, वह कुछ भी करने का साहस करता था, कुछ भी कहने का साहस करता था। बिल्कुल एक अमीर दूसरी पीढ़ी जैसा नहीं, बल्कि एक बदमाश जैसा। उसका विरोध करने का मतलब या तो उसके पैसे से कुचला जाना था या उसके शब्दों से गुस्से में मर जाना था। किसी भी तरह, निश्चित रूप से कोई अच्छा अंत नहीं था। खैर, देवियों और सज्जनों, आज की हमारी चरम नीलामी यहीं समाप्त होती है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो 10 साल बाद फिर मिलेंगे। कृपया सभी अपने अपने कमरों में लौट जाएं और हम कल सुबह से धीरे धीरे लोगों को बाहर निकालना शुरू कर देंगे। अनामिका राठौर ने अपना अंतिम समापन कथन दिया, जिसने इस नीलामी के अंत का भी संकेत दिया। तमाशा देखने आए लोग चले गए। आज उन्होंने जो नीलामी देखी, उसे देखते हुए यात्रा सार्थक रही थी। लेकिन उन लोगों के लिए जो शक्तिवर्धन गोली के लिए आए थे, उनके लिए सब कुछ अभी शुरू हुआ था। उस पर कड़ी नज़र रखो, वह आज रात भागने की कोशिश कर सकता है। किसने सोचा होगा, वस्तु किसी देश या संगठन के हाथों में नहीं, बल्कि भारत के एक साधारण युवा के हाथों में आ गई। कल रोमांचक होने वाला है। कल मैं न केवल उसके हाथों से वह अमरता की गोली छीनना चाहता हूं, बल्कि मैं उसे मरा हुआ भी चाहता हूं। मंगल और गोरे युवा ने दांत पीसे। मुख्यालय को सूचित करो और लोग भेजो, यहाँ 2 दस्ते भेजो, आसपास के समुद्र को बंद कर दो, उन्हें विमान पर चढ़ने मत दो, हम यहीं उनसे निपटेंगे। जुओ जी ने कहा, हालांकि इस युवा ने हमें बहुत पैसा दिया है, उसने हमारी चीज मुफ्त में ले ली, हम उसे ऐसे ही वापस नहीं जाने दे सकते। अचानक हर किसी की अपनी योजनाएं थीं और अर्जुन चौहान तूफान का केंद्र बन गया था। पुराने अर्जुन, मुझे अपने पैरों के तलवों पर एक ठंडक क्यों महसूस हो रही है, जैसे कोई हमें देख रहा है। ऐसा लगता था कि उनके चारों ओर से बह रही एक ठंडी जानलेवा इच्छा ज़हीर कुरैशी को काफ़ी असहज महसूस करा रही थी। कुछ नहीं, बस तुम्हारी कल्पना है। अर्जुन चौहान ने खिड़की के बाहर देखा। नीलामी आधी रात तक चली थी और बाहर पहले ही अंधेरा हो चुका था। श्रीमान अर्जुन चौहान, बहुत से लोग पहले ही कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। युक्ता रॉय ने अर्जुन चौहान को वह सब कुछ बताया जो उसने सुना था। ये ठीक है, अर्जुन चौहान ने कहा, चलो कल स्वाभाविक रूप से जागने तक सोते हैं। वे मुझे रोकने की योजना बना रहे हैं, है ना? उन्हें इंतजार करने दो। एक अच्छी नींद के बिना मैं उनका सामना करने की ऊर्जा कैसे रख सकता हूँ? मैं कहानी के इस हिस्से को भारतीय रूपांतरण में ढालने के लिए तैयार हूँ। मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे थे। एक शक्तिवर्धन गोली पर 100 अरब से ज़्यादा खर्च कर दिए। सावधान रहना, कहीं इसे खाने के बाद तुम्हें दस्त न लग जाएं। एक तनावपूर्ण और उत्तेजक नीलामी के बाद अर्जुन चौहान और अन्य लोग कुछ भूखे थे, इसलिए उन्होंने वापस सोने जाने से पहले रेस्टोरेंट में कुछ खाने का फैसला किया। क्या तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या तुम्हें हर समय महिलाओं के साथ खेलने के बारे में सोचना पड़ता है? क्या तुम अन्य चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते? अर्जुन चौहान ने आंखें घुमाईं। क्या तुम्हें लगता है कि अगर यह सिर्फ एक टूटी फूटी गोली होती तो ये दर्जन भर देशों को इसे हथियाने के लिए अरबों खर्च करने के लिए आकर्षित करती? क्या तुम्हें लगता है कि वे सब मूर्ख हैं? यह ज़हीर कुरैशी चौंक गया। सही है, उन देशों के प्रतिनिधि मूर्ख नहीं थे और यह स्पष्ट था कि बहुत से लोग विशेष रूप से तथाकथित अमरता की गोली के लिए इस नीलामी में आए थे। अगर यह केवल अफवाहों के पीछे चलने वाले साधारण टाइकून होते तो वह एक बात थी, लेकिन ये तथ्य कि यहाँ राष्ट्रीय शक्तियाँ भी खींची गई थीं, इसका मतलब था कि यह निश्चित रूप से इतना सरल नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि अनामिका राठौर द्वारा बताई गई किंवदंती सच हो? ज़हीर कुरैशी के लिए ये स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल था। 1 दशक से अधिक की उसकी उच्च शिक्षा और दशकों पुरानी विश्व दृष्टि को पहले कभी इस तरह चुनौती नहीं मिली थी। बेशक, जहाँ तक अनामिका राठौर का सवाल था, उसके परिचय ने केवल जीवन को लंबा करने और क्षमता को अनलॉक करने के पहलुओं पर प्रकाश डाला। ये 8 अक्षर अकेले ही काफ़ी अविश्वसनीय थे। भूल जाओ जब तक तुम खुश हो। ज़हीर कुरैशी का दिमाग थोड़ा सुन्न होने लगा था। वैसे भी, ये तुम्हारा पैसा है जो तुम खर्च कर रहे हो। मुझे तुम्हारे लिए क्यों चिंता करनी चाहिए? अगर तुम्हें फूड पॉइजनिंग भी हो जाए तो तुम सबसे अच्छे आईसीयू का खर्च उठा सकते हो। हा, तुम बदमाश! अर्जुन चौहान हंसते हुए गाली दी। तभी अनामिका राठौर, जो पहले ही अपनी शाम की पोशाक बदल चुकी थी, वहां आई। उसे देखकर अर्जुन चौहान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उसे जबरदस्ती चूमा गया था, जिससे वह आर्या रॉय के अलावा एकमात्र महिला बन गई थी जिसके साथ उसका अंतरंग संपर्क हुआ था। आर्या रॉय को भी अनामिका राठौर के विशिष्ट इत्र की गंध महसूस हुई। उसने अर्जुन चौहान पर एक नज़र डाली।
उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उस दिन जब अर्जुन चौहान वापस आया था तो उस पर इत्र की हल्की गंध थी, ये वही खुशबू थी। श्रीमान अर्जुन चौहान, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? यह शायद सुविधाजनक न हो, अर्जुन चौहान ने मना करना चाहा था। कोई बात नहीं, कृपया बैठिए, सुश्री अनामिका राठौर। उसके आश्चर्य के लिए आर्या रॉय ने पहल करके बात की। लानत है, महिलाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया है, ज़हीर कुरैशी ने धीरे से बड़बड़ाया। भले ही आर्या रॉय एक खास तौर पर योजना बनाने वाली लड़की नहीं थी, ऐसे समय में भी उसे अभी भी अपनी संप्रभुता का दावा करना था। सुश्री आर्या रॉय वास्तव में एक गर्मजोशी भरी इंसान है, कोई आश्चर्य नहीं कि श्रीमान अर्जुन चौहान आप पर इतने मोहित हैं, अनामिका राठौर ने ईर्ष्या से कहा। सुश्री अनामिका राठौर दुनिया द्वारा मान्यता प्राप्त एक देवी हैं, क्या आप पर और भी अधिक पुरुष मोहित नहीं हैं? उसका क्या फ़ायदा? अनामिका राठौर ने आह भरी। वह इंग्लैंड के राजकुमार की भी परवाह नहीं करती थी, अन्य पुरुषों की तो बात ही छोड़ दो, उसके दिल में केवल अर्जुन चौहान जैसा एक खास आदमी ही उसके लायक था। ठीक है, अब और आपसी चापलूसी का धंधा नहीं, अर्जुन चौहान बता सकता था कि अनामिका राठौर को उससे कुछ चर्चा करनी थी। सुश्री अनामिका राठौर, आपको मुझसे कुछ कहना होगा, है ना? हाँ, अनामिका राठौर ने कहा, मैं श्रीमान अर्जुन चौहान से 2 बातें करना चाहती हूँ। सुश्री अनामिका राठौर, कृपया बोलने में संकोच न करें। सबसे पहले मैं श्रीमान अर्जुन चौहान को धन्यवाद देना चाहती हूँ, अनामिका राठौर ने कहा। श्रीमान अर्जुन चौहान की वजह से मैंने आज रात बहुत कमाई की। उस शाम अकेले अर्जुन चौहान द्वारा खर्च की गई राशि 140 अरब रुपये से अधिक थी। नीलामी से अनामिका राठौर का कमीशन अनुमानित कीमत से अधिक राशि का 30% पर आधारित था। शक्तिवर्धन गोली के अलावा अर्जुन चौहान द्वारा बोली लगाई गई वस्तुओं का कुल मूल्य 35 अरब रुपये था। फिर भी इस बैच की वस्तुओं का अनुमानित मूल्य 20 अरब से काफ़ी कम था। केवल इसी से अनामिका राठौर ने 5 अरब रुपये के करीब कमा लिए, और शक्तिवर्धन गोली के स्टॉक मूल्य के 80 अरब रुपये पर होने के साथ अंतिम लेनदेन की कीमत आश्चर्यजनक रूप से 110 अरब रुपये तक पहुंच गई। ये राजस्व में 9 अरब रुपये और था। इस बार उसकी उपस्थिति फीस केवल 10 करोड़ रुपये थी, लेकिन उसका कमीशन आश्चर्यजनक रूप से 14 अरब रुपये तक पहुंच गया, सब कुछ नकद में। उसकी कुल संपत्ति फोर्ब्स सूची के शीर्ष में प्रवेश करने वाली थी। सामान्य परिस्थितियों में ऐसी उच्च अंतिम कीमतें असंभव होंगी। हर वस्तु का अनुमानित मूल्य पेशेवरों द्वारा भी आंका जाता है, और अंतिम लेनदेन की कीमत सामान्य रूप से उससे ज़्यादा भिन्न नहीं होती। पिछली चरम नीलामी में अंतिम राशि अनुमानित मूल्य से केवल 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक थी, और हालांकि कई करोड़ डॉलर का कमीशन था, फिर भी यह 14 अरब रुपये से तुलना नहीं कर सकता था। ये सब अर्जुन चौहान की पागलपन भरी उच्च बोलियों की बदौलत था। जब अन्य लोग एक बार में 50 करोड़ रुपये जोड़ रहे थे, केवल अर्जुन चौहान ही अपनी बोलियां कई 100 करोड़ से शुरू करता था। उसके लिए अमीर न बनना मुश्किल होगा। उसे तो ये भी संदेह था कि अर्जुन चौहान जानबूझकर ऐसा कर रहा था, लेकिन अगर उसे पता होता कि अर्जुन चौहान बस अधिक पैसा खर्च करने के लिए ऐसा कर रहा था, तो शायद अनामिका राठौर निराश हो जाती। और मैं सोच रही थी कि यह कुछ गंभीर है। अर्जुन चौहान हंसा, ये बस थोड़ा सा पैसा है, विनम्र होने की कोई बात नहीं। मैंने इसे एक दिन में वापस कमा लिया। अनामिका राठौर की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। एक दिन में 100 अरब रुपये से अधिक कमा लिए? इसका मतलब ये होगा कि अर्जुन चौहान एक साल में 10 खरब रुपये कमा सकता है। ये कैसे संभव है? डिंग, डायरेक्टर को 3 क्रेडिट पॉइंट्स प्राप्त करने पर बधाई। अर्जुन चौहान ने अपने सिर में सिस्टम की सुखद आवाज़ सुनी। अर्जुन चौहान हल्का मुस्कुराया, मेरे लिए पैसा बस एक संख्या है, इतना सार्थक नहीं। दूसरा मामला क्या था जिस पर आप चर्चा करना चाहती थीं? श्रीमान अर्जुन चौहान, मैं आपको सलाह देती हूं कि आप आज रात तुरंत यहां से निकल जाएं। अनामिका राठौर ने बहुत गंभीरता से कहा, मुझे ठीक से नहीं पता कि अमरता की गोली क्या करती है, आयोजकों ने मुझे बस इतनी ही जानकारी दी। लेकिन मुझे लगता है कि यह वस्तु असाधारण होनी चाहिए। जैसा कि मुझे पता है, आज आपके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने वाले दर्जन भर लोग सभी विभिन्न विकसित राष्ट्रों के प्रतिनिधि हैं। वे इस वस्तु को छीनने के लिए इतना प्रयास नहीं करेंगे अगर यह महत्वपूर्ण न हो। मुझे लगता है कि वे निश्चित रूप से आसानी से हार नहीं मानेंगे और कुछ विशेष उपायों का सहारा भी ले सकते हैं। अनामिका राठौर ने आगे कहा, यह अब कोई रहस्य नहीं है, कई मेहमान इसमें शामिल होने से बचने के लिए रात भर में निकलने की योजना बना रहे हैं। अगर आप उनके समूह में मिल जाते हैं तो आपको कम परेशानी हो सकती है। क्या ये वास्तव में इतना गंभीर है? ज़हीर कुरैशी की आंखें अचानक तनाव से भर गईं। मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ समय से बेचैनी क्यों महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि यह वस्तु वास्तव में एक गर्म आलू है। आर्या रॉय ने भी अर्जुन चौहान की बांह पकड़ ली, उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। कुछ नहीं, अर्जुन चौहान ने एक आसान मुस्कान के साथ कहा, दुनिया अब शांति में है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वे एक खुला कदम उठाने की हिम्मत करेंगे। क्या उन्हें लगता है कि मेरे विध्वंसक पर लगे हथियार सिर्फ दिखाने के लिए हैं? ये सच है। ज़हीर कुरैशी ने अचानक राहत की सांस ली।
वह दूसरी दुनिया के इंसानों के मामलों से अवगत नहीं था और उसके दिमाग में विध्वंसक की उपस्थिति के साथ निश्चित रूप से कोई भी उन्हें परेशान करने के लिए इतना मूर्ख नहीं होगा, है ना। जहां तक सैकड़ों लड़ाकू विमानों की बात है जिन्हें अर्जुन चौहान ने पिछली बार बुलाया था, क्या वे सब एक मजाक थे? आप सही हैं, अनामिका राठौर ने सिर हिलाया। तो मैं अब आप सभी को परेशान नहीं करूंगी। अनामिका राठौर ने अर्जुन चौहान की ओर देखा। श्रीमान अर्जुन चौहान, अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम भारत में फिर मिलेंगे। जरूर। अनामिका राठौर के जाने के बाद अर्जुन चौहान ने महसूस किया कि एक हाथ ने अचानक उसकी कमर के चारों ओर के नर्म मांस को चुटकी ली और आर्या रॉय की आंखें एक छोटी शैतान की तरह चमक उठी। आपको फिर से मिलने का मौका दिया, है ना? आहा, मैं बस विनम्र हो रहा था। उफ। भौंक भौंक भौंक। ठीक उसी समय अर्जुन चौहान ने महसूस किया कि कुछ उसकी पतलून के पैर को खींच रहा था। उसने नीचे देखा तो एक हस्की पिल्ला अपनी पूंछ हिला रहा था, जो एक महंगी पोशाक में लग रहा था, शायद किसी अमीर व्यक्ति का था। छोटे, तुम्हारा मालिक कहाँ है? अर्जुन चौहान ने हस्की के सिर पर हाथ फेरा और उसके आश्चर्य के लिए पिल्ले ने उसे सूंघा और उसने उसकी आंखों के नीचे हल्के आंसू के निशान देखे। लानत है, क्या ये हस्की प्रबुद्ध हो गया है? अर्जुन चौहान ने आश्चर्य से कहा। कितना बेचारा। आर्या रॉय नीचे बैठी। क्या ऐसा हो सकता है कि इसका मालिक इतनी जल्दी में चला गया कि इसे भूल गया? संभव है। अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। बहुत से धनी लोग परेशानी की आवाज़ सुनकर भाग गए थे। ये वास्तव में संभव था कि वे गलती से अपने पालतू जानवरों को पीछे छोड़ गए हों। लगता है कि छोटा भूखा हो सकता है। अर्जुन चौहान ने मेज से मांस का एक छोटा टुकड़ा लिया, लेकिन जैसे ही वह झुका, उसकी जेब में शक्तिवर्धन गोली वाला छोटा डिब्बा गिर गया और गोली खुद बाहर लुढ़क गई। छोटे हस्की ने इसे सावधानी से सूंघा और फिर एक ही बार में उसे निगल गया। सब कुछ इतनी तेजी और स्वाभाविक रूप से हुआ कि अर्जुन चौहान और अन्य लोग समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके। ज़हीर कुरैशी ने हस्की को घूर कर देखा, हैरान होकर। वह अमरता की गोली, उसे कुत्ते ने खा लिया। जरूर, यहाँ कहानी का भारतीय रूपांतरण है। लानत है। अर्जुन चौहान भी खुद को गाली देने से नहीं रोक पाया। हालांकि उसे इस शक्तिवर्धन गोली की कोई ज़रूरत नहीं थी और उसने इसकी परवाह भी नहीं की, फिर भी उसने इसे नीलामी में जीतने के लिए 110 अरब रुपये खर्च किए थे। इसे एक कुत्ते द्वारा खाया जाना उसके लिए स्वीकार करना बहुत ज़्यादा था। जल्दी इसे थूको। अर्जुन चौहान ने छोटे हस्की को उठाया। उसे युक्ता रॉय की बात याद आ गई कि अगर वह खुद भी गोली निगल लेता तो उसमें निहित ऊर्जा की वजह से उसके रक्तवाहिकाएं फट सकती थीं, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती थी। ये छोटा हस्की शायद केवल 3 या 4 महीने का था, अभी भी सिर्फ एक पिल्ला था और उसका शरीर उसके अपने से कहीं ज़्यादा नाजुक था। अगर वह गोली खा लेता तो क्या मृत्यु निश्चित नहीं थी? 100 अरब से अधिक का नुकसान मुद्दा नहीं था, लेकिन अगर यह छोटा कुत्ता बस ऐसे ही मर जाता तो उसे निश्चित रूप से बुरा लगता। अर्जुन चौहान के मन में युक्ता रॉय की शंका की आवाज़ गूंजी। ये वास्तव में ठीक है। युक्ता रॉय शक्तिवर्धन गोलियों से बहुत परिचित थी। चौहान परिवार द्वारा प्रशिक्षित उनके जैसे लोगों को क्षमतावान के रूप में जाना जाता था। दुनिया की एकीकृत परिभाषा के अनुसार दूसरी दुनिया के मानव जो ऊर्जा स्तर 1 से 9 तक थे, उन्हें सुप्त तत्व उपयोगकर्ता के रूप में परिभाषित किया गया था। इन क्षमतावानों ने पहले ही अपने शरीर की कुछ छिपी हुई क्षमता को अनलॉक कर लिया था। ये ज्ञात है कि क्षमतावानों की शक्ति उच्च श्रेणी की युद्धकला और साधना की काल्पनिक दुनिया से आती है। उनकी ताकत उसी स्तर के किसी व्यक्ति की तुलना में अकल्पनीय रूप से अधिक है, चाहे वे प्राचीन योद्धा, जागृत, विकृत या मानस शक्ति हों। अपनी सुप्त क्षमताओं को विकसित करने की शुरुआत से ही लेवल 1 क्षमतावान बनने पर वे शक्तिवर्धन गोलियों का सेवन शुरू कर सकते थे। हालांकि लेवल 3 से कम वालों के लिए गोली लेने पर पूरे शरीर में एक दर्दनाक सूजन की सनसनी होती, जो इसके शक्तिशाली औषधीय गुणों को इंगित करता था। एक लेवल 1 क्षमतावान का ऊर्जा स्तर कम से कम लेवल 5 होता है। अगर वे दवा की शक्ति का सामना नहीं कर सकते तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि दूसरी दुनिया का एक साधारण व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर पाएगा। जहां तक नियमित लोगों की बात है, इसे खाने से लगभग निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। और एक पिल्ले के बारे में तो सोचना भी बेकार था कि क्या वह जीवित रह पाएगा। इसे एक अधिक स्वादिष्ट स्वाद के लिए कैसे स्टू किया जाए, इस पर विचार करना अधिक व्यावहारिक होगा। लेकिन छोटे हस्की द्वारा गोली निगलने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बजाय ये पहले से भी ज़्यादा जोशीला लग रहा था, और यहाँ तक कि उसने अर्जुन चौहान के हाथ को चाटने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाल दी। अर्जुन चौहान ने उसे मांस के 2 और टुकड़े खिलाए, जिन्हें उसने कुछ ही समय में चट कर दिया। ये पिल्ला थोड़ा खास है, युक्ता रॉय ने कहा। सामान्य रूप से शक्तिवर्धन गोली निगलने के बाद ये निश्चित रूप से 1 मिनट के भीतर मर जाएगा, लेकिन इसके बजाय यह और भी अधिक ऊर्जावान होता जा रहा है। दिलचस्प। क्या तुम जानती हो कि क्या हो रहा है? अर्जुन चौहान ने पूछा। निश्चित नहीं, युक्ता रॉय ने जवाब दिया। मुझे जन्म से ही केवल श्रीमान अर्जुन चौहान की चीख से रक्षा करना सिखाया गया है, बाकी कुछ भी मेरे सीखने के दायरे में नहीं है। भूल जाओ, मैं मौका मिलने पर सुपर गॉड अकेडमी के एक शिक्षक से पूछ सकता हूँ, अर्जुन चौहान ने खुद से बड़बड़ाया।
अर्जुन, मैंने पहले ही पूछताछ कर ली है। ये छोटा हस्की एक लड़ाकू परिवार से आता है और अजय नामक एक टाइकून का है। कर्मचारियों ने पहले ही उससे संपर्क कर लिया है और श्रीमान अजय ने कहा कि उसके लिए वापस आना असुविधाजनक है। अगर हम तैयार हैं तो हम इसे गोद ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। वह इतना डर गया है कि अब उसे कुत्ते की जरूरत नहीं है। अर्जुन चौहान ने बेरुखी से टिप्पणी की, यह महसूस करते हुए कि अजय को कुछ भनक लग गई होगी। आर्या रॉय की आशा भरी निगाह देखकर अर्जुन चौहान मुस्कुराया, ये छोटा हमारे साथ रहने के लिए ही बना है, तो चलो इसे घर ले चलते हैं। हाँ, आर्या रॉय ने खुश होकर कहा। धत, किस तरह की पारिवारिक परिस्थितियां एक हस्की को पालने का खर्च उठा सकती हैं। ज़हीर कुरैशी ने मजाक में टिप्पणी की, ये जानते हुए कि हस्की तबाही मचाने के लिए बदनाम है। ये छोटा अभी अभी आया और पहले से ही कुछ खा लिया जिसे तुमने 100 अरब से अधिक में खरीदा। तुम भविष्य में मुश्किल में पड़ने वाले हो। चाहे वह कितना भी खाए, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। अर्जुन चौहान ने हस्की को उठाते हुए कहा, पिल्ले, इसे काटो। भौंक भौंक भौंक। जैसे कि अर्जुन चौहान की आज्ञा को समझ रहा हो, छोटा पिल्ला वास्तव में ज़हीर कुरैशी पर भौंकने लगा। धत, तुम इंसानों की भाषा समझते हो। क्या ये छोटा वास्तव में प्रबुद्ध हो गया है? उन चारों ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। हालांकि कुछ बहुत ही बुद्धिमान कुत्ते वास्तव में इंसानों को समझ सकते हैं, वे पूरी तरह से परिपक्व वयस्क कुत्ते होते हैं। ये हस्की केवल 3 या 4 महीने का था। श्रीमान अर्जुन चौहान, ऐसा लगता है कि शक्तिवर्धन गोली ने न केवल इसे तोड़ा नहीं है, बल्कि इसने अपनी क्षमता को भी अनलॉक कर दिया है। युक्ता रॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, भविष्य में ये कुत्ता शायद भौंकने वाले स्वर्गीय कुत्तों को भी पार कर जाएगा। सही है। अर्जुन चौहान ने पिल्ले को स्कैन करने के लिए अपनी डीन की अंगूठी की शक्ति का इस्तेमाल किया। नाम, जाति, हस्की, स्थिति, डीन का पालतू, संभावित सूचकांक 18, गिफ्ट, घर तोड़क, कौशल, काटना जी, मूल्यांकन। एक बार जब ये कुत्ता वयस्क हो जाता है तो इसमें कम से कम एक योद्धा की ताकत हो सकती है। हे भगवान, मैं हैरान हूँ। 18 के संभावित सूचकांक को देखकर, जो एक साधारण व्यक्ति से कहीं अधिक था। ज़हीर कुरैशी का संभावित सूचकांक सिर्फ 6 था, एक कुत्ते का 1/3 भी नहीं। चलो इसका एक नाम रखते हैं, आर्या रॉय ने सुझाव दिया। मुझे सोचने दो। अर्जुन चौहान ने हस्की को उठाया और उसका लिंग जांच किया। यह एक छोटा नर कुत्ता था, तो चलो इसका नाम धनपाल रखते हैं। सच में, क्या तुम इससे ज्यादा क्लिच हो सकते हो? ज़हीर कुरैशी ने एक बीच की उंगली दिखाई। तुम, एक लड़का जो लापरवाही से सैकड़ों करोड़ रुपए का सौदा करता है, का एक कुत्ता है जिसका नाम धनपाल है। अगर यह बात बाहर निकल गई तो क्या लोग हंसते हंसते मर नहीं जाएंगे? विन विन। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पिल्ला बहुत उत्साहित लग रहा था, जैसे कि उसे नाम वास्तव में पसंद आया हो। ठीक है, अगर इसमें शामिल पार्टी सहमत हो गई है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी दया की बात है, आर्या रॉय ने कहा। मैंने इसका काला और सफ़ेद पैटर्न देखा और इसे फंटूअन चावल का गोला कहना चाहती थी, लेकिन चूंकि इसे ये पसंद है तो धनपाल ही सही। तो चलो इसे आधिकारिक बनाते हैं, धनपाल औपचारिक नाम, फंटूअन उपनाम। फंटूअन, मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में अच्छी तरह से रहेंगे। अर्जुन चौहान ने देखा कि इस समय धनपाल की जानकारी भी बदल गई थी। नाम, धनपाल फंटूअन। वापस कमरे में धनपाल ने एक आरामदायक सोफे पाया, उस पर बैठ गया और सो गया। जैसे ही अर्जुन चौहान और आर्या रॉय एक युगल स्नान करने वाले थे, पानी पहले ही बाथटब में डाला जा रहा था, उनके कमरे के दरवाजे पर अचानक आवाज हुई। युक्ता रॉय, कौन है? अर्जुन चौहान ने पूछा। श्रीमान अर्जुन चौहान, ये भारत से श्रीमान माधव और एक लेवल 6 जागृत हैं। ओह, अर्जुन चौहान को अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी, वे निश्चित रूप से उस शक्तिवर्धन गोली के लिए वहां थे। क्लिक। अर्जुन चौहान ने दरवाजा खोला। नमस्ते श्रीमान अर्जुन चौहान, मैं माधव हूँ, माधव ने विनम्रता से कहा। श्रीमान माधव, मैंने आपसे इस नीलामी में भी भाग लेने की उम्मीद नहीं की थी। मैं आपको पहले भोज में क्यों नहीं देख पाया? अर्जुन चौहान ने उनसे हाथ मिलाया। मैं इस बार एक विशेष मिशन पर हूँ, इसलिए चेहरा दिखाना सुविधाजनक नहीं था, माधव ने जवाब दिया। ये सज्जन कौन है? अर्जुन चौहान ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर पूछा। नमस्ते श्रीमान अर्जुन चौहान, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अर्जुन चौहान को एक छोटी लाल पुस्तिका दी, जिस पर एक सुनहरा ड्रैगन पैटर्न था, जो एक पहचान दस्तावेज लग रहा था। ये सब गोपनीयता, आप भारत के ड्रैगन समूह से तो नहीं हैं? अर्जुन चौहान ने मजाक किया। उसने काम के आईडी को पलटा। लोहिया, विशेष कार्य समूह, गजेंद्र। ठीक है, इस विशेष कार्य समूह का नाम वास्तव में ड्रैगन समूह है, अर्जुन चौहान ने टिप्पणी किए बिना नहीं रह सका। श्रीमान गजेंद्र, आप श्रीमान अर्जुन चौहान से बात कीजिए, मैं एक तरफ हो जाऊंगा, माधव ने कहा। कोई जरूरत नहीं, गजेंद्र ने बात की, मुझे श्रीमान माधव पर भरोसा है। श्रीमान अर्जुन चौहान, मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मेरा नाम गजेंद्र है, मैं लोहिया विशेष कार्य समूह का सदस्य हूं और वर्तमान में तीसरे दस्ते का कप्तान हूं।
हमारा लोहिया भारत की 135वीं डिवीजन विशेष युद्ध समूह का उत्तराधिकारी है, जिसे आप भारत की एक विशेष सैन्य शक्ति मान सकते हैं। मुझे पता है, मैंने उपन्यास पढ़े हैं। 10 शहरी काल्पनिक उपन्यासों में से आपका ड्रैगन समूह उनमें से 7 में दिखाई देता है। अर्जुन चौहान हंसा। श्रीमान अर्जुन चौहान वास्तव में साधारण लोगों से अलग हैं। अगर यह कोई और होता तो वे इस रहस्योद्घाटन से बहुत हैरान होते, जैसे माधव, जो पहली बार गजेंद्र से मिलने पर लगभग पुलिस को बुलाने के लिए डर गए थे। लेकिन फिर भी आपके लिए हमें लोहिया के रूप में संदर्भित करना अधिक उचित होगा। ड्रैगन समूह आखिरकार लोगों का सिर्फ एक उपनाम है। श्रीमान गजेंद्र, आप उस शक्तिवर्धन गोली के बारे में बात करने के लिए यहाँ हैं, है ना? शक्तिवर्धन गोली। गजेंद्र चौंक गया। अब तक गोली का कोई नाम नहीं था। इसे दूसरी दुनिया के लोगों द्वारा बस भारतीय अमरता की गोली के रूप में जाना जाता था। ओह, मैं बहुत ज्यादा आसमान से युद्ध पढ़ रहा था, बस जुबान फिसल गई, अर्जुन ने कहा। बात यह है श्रीमान अर्जुन चौहान, यह अमरता की गोली बहुत महत्व की है और यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय पद से भी संबंधित है। हम आशा करते हैं कि आप इसे हमें सौंप देंगे। हम निश्चित रूप से आपको पूरी नीलामी कीमत वापस कर देंगे, गजेंद्र ने समझाया। यह इसलिए नहीं था कि उनके पास वास्तव में पर्याप्त पैसा नहीं था, बल्कि उन्हें जानकारी बहुत देर से मिली थी और यह उनके द्वारा इकट्ठा किया जा सकने वाला सारा तरल धन था। एक प्रमुख राष्ट्र के पास अपने निपटान में 100 अरब रुपये से कम कैसे हो सकता है? यह अर्जुन चौहान कुछ हद तक अवाक था। मैं इसे आपको देना चाहूंगा, लेकिन आप शायद उस पर विश्वास न करें जो मैं कहने वाला हूं। अर्जुन चौहान ने धनपाल की ओर इशारा किया, जो अब एक आंख खोल रहा था, और कहा, वह अमरता की गोली उसे कुत्ते ने खा लिया। हाँ, यहाँ कहानी का भारतीय रूपांतरण है। श्रीमान अर्जुन चौहान, इस बारे में मजाक मत कीजिए, ये कैसे संभव हो सकता है? गजेंद्र ने धनपाल पर एक नज़र डाली और फिर एक असहाय अभिव्यक्ति दिखाए। एक पिल्ले की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि अर्जुन चौहान जैसा व्यक्ति भी इसे लेने के बाद सबसे अधिक मर जाएगा। मैं कसम खाता हूँ। अर्जुन चौहान ने अपनी दाहिनी हथेली उठाए। अगर मैंने आधा झूठ भी बोला तो मैं सीधे अपनी सोने की खान का सारा सोना खा जाऊंगा। वाह, कसम भी दिखावटी होनी चाहिए, माधव ने खुद से शिकायत की। क्या सच में? गजेंद्र को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। सोने से भी ज्यादा सच्चा, अर्जुन चौहान ने पुष्टि की। क्या मैं उस कुत्ते को देख सकता हूँ? गजेंद्र ने पूछा। बेशक, शायद एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के पास आने के बारे में जागरूक होकर धनपाल, जो पहले ही ऊँघ रहा था, अचानक सतर्क हो गया और गजेंद्र पर एक गुर्राता हुआ चेहरा दिखाया। गजेंद्र चौंक गया। उस समय उसने वास्तव में कुत्ते के शरीर के भीतर एक हल्की ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस किया। उसने इस तरह का उतार चढ़ाव पहले भी महसूस किया था। ये वह ऊर्जा थी जो प्राकृतिक जागृत लोग तब प्रदर्शित करते हैं जब उन्होंने अपनी छिपी हुई शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया होता है और तीव्र भावनाओं के एक उछाल से गुजरते हैं। इस अवलोकन ने पुष्टि की कि यह कुत्ता वास्तव में कोई साधारण कुत्ता नहीं था। ये कुत्ता, गजेंद्र एक ही समय में हंसे और रोए बिना नहीं रह सका। एक हफ्ते पहले खबर मिलने के बाद से दुनिया भर की महाशक्तियां गहन और व्यवस्थित तैयारियों में लगी हुई थीं, धन जुटा रही थीं, कर्मियों की व्यवस्था कर रही थीं, सभी उस अमरता की गोली को प्राप्त करने के तरीकों को तैयार करने के लिए। लेकिन किसने कल्पना की होगी, एक भी देश अमरता की गोली को सुरक्षित नहीं कर पाया और अंत में एक कुत्ते ने उसे खा लिया। अगर अर्जुन चौहान बगल में खड़ा नहीं होता तो गजेंद्र वहीं पर धनपाल को मारने के लिए काफी गुस्सा होता। यह एक अमरता की गोली थी जो एक योद्धा या एक जागृत को बना सकती थी जो 9वें स्तर को पार कर गया था। अगर उनके पास ये होती तो भारत के शक्तिशाली व्यक्तियों की संख्या तुरंत दुनिया में शीर्ष पर पहुंच सकती थी। तब से भारत निस्संदेह दुनिया में अजेय नंबर 1 बन जाएगा, जिसमें कोई भी ताकत कभी भी आक्रमण करने की धमकी नहीं देगी। किसने सोचा होगा कि यह निधि एक कुत्ते द्वारा खा ली जाएगी? कोई इसे कैसे सहन कर सकता था? कैप्टन गजेंद्र, छोटे धनपाल को कुछ पता नहीं है, गुस्सा मत कीजिए, ठीक है? अर्जुन चौहान ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ 100 अरब रुपये से अधिक की अमरता की गोली है, सिर्फ जीवन को लंबा करने के लिए, सच्ची अमरता के लिए नहीं। आखिरकार हर इंसान को मरना पड़ता है, चाहे वह पर्वत से भारी हो या एक पंख से हल्का। हम सभी को जल्द या बाद में मृत्यु का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस चीज के प्रभाव केवल जीवन को लंबा करने के लिए नहीं है। गजेंद्र रोने की कगार पर था। अगर कोई तरीका होता तो वह धनपाल को वापस ले जाना और रस रसायन भट्टी का उपयोग करके अमरता की गोली को फिर से बनाने की कोशिश करना भी चाहता था। इसके और क्या प्रभाव हैं? अर्जुन चौहान ने अनभिज्ञता का ढोंग किया। क्या ये नींव को मजबूत कर सकता है और एक आदमी के पौरुष को फिर से जीवंत कर सकता है? अगर ऐसा है तो मुझे वास्तव में इसकी जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही काफी मजबूत हूँ। ठीक है तो, गजेंद्र ने आह भरी। सच में वह इस परिणाम को बेग्रजिंगली स्वीकार कर सकता था। अगर अमरता की गोली किसी दूसरे देश के हाथों में पड़ गई होती, खासकर अमेरिकियों के हाथों में, तो वह सबसे बुरा परिणाम होता।
अगर अमेरिका एक नया महामानव उत्पन्न करता जो 9वें स्तर को पार कर जाता तो दुनिया शायद उस बिंदु से शांति में नहीं रहती। वर्तमान स्थिति सबसे अधिक मौजूदा भू राजनीतिक तनाव को बनाए रख सकती थी। चूंकि ऐसा है तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। गजेंद्र ने सिर हिलाया। यूरोप की उसकी यात्रा एक बर्बाद प्रयास के अलावा कुछ भी नहीं थी। श्रीमान गजेंद्र, श्रीमान माधव, कृपया अपना ध्यान रखें। अर्जुन चौहान ने अपने मेहमानों को बाहर देखा। ओह, और वैसे क्या आप कल मेरे विध्वंसक पर मेरे साथ वापस जाना चाहते हैं? मैं आपको अपने विमान में घर वापस उड़ा सकता हूं। कोई जरूरत नहीं, गजेंद्र ने कहा, क्योंकि वह मुख्यालय को वापस रिपोर्ट करने के लिए उत्सुक था। लेकिन वह इसकी रिपोर्ट कैसे करेगा? उन्हें बताएगा कि अमरता की गोली एक कुत्ते ने खा ली थी। यह एक चमत्कार होगा अगर उसके वरिष्ठों ने उस पर विश्वास किया। एक पल के लिए वह ये भी भूल गया कि क्या अर्जुन चौहान को भारत वापस जाते समय किसी भी खतरे का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार अन्य देशों के लोग यह विश्वास नहीं कर सकते थे कि अमरता की गोली वास्तव में एक कुत्ते ने खा ली थी। अगर उन्हें विश्वास हो गया कि वस्तु अर्जुन चौहान के पास थी तो वह अपनी ताकत से दूसरी दुनिया के इतने सारे लोगों का मुकाबला कैसे कर सकता था? उसका विध्वंसक उन विकृतों और मानस शक्तियों के लिए कबाड़ धातु से अलग नहीं होगा। एक दिन पहले जब अर्जुन चौहान नाश्ते के लिए उठा तो डाइनिंग रूम लोगों से भरा हुआ था। आज लगभग 1/3 कम लोग मौजूद थे। अधिकांश अच्छी तरह से सूचित व्यक्ति पहले ही भाग गए थे, क्योंकि कौन जानता था कि जब वे शक्तियां अर्जुन चौहान से अमरता की गोली छीनने का प्रयास करेंगी तो क्या निर्दोष दर्शक प्रभावित होंगे। ये बच्चा अभी तक क्यों नहीं गया? छिपकर वे मानस शक्तियां और विकृत विभिन्न तरीकों का उपयोग करके उसका पीछा कर रहे थे। मुझे नहीं पता। सभी तर्क के अनुसार भारतीय प्रतिनिधियों को पहले ही उसे प्रासंगिक खबर बता देनी चाहिए थी। वह अभी भी ऐसा क्यों कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले ही अमरता की गोली भारतीय प्रतिनिधि को सौंप दी हो? नहीं, मैं उन पर नजर रख रहा हूं। कल ही वह गजेंद्र उस भारतीय बच्चे को खोजने गया था, लेकिन वह खाली हाथ लौट आया और उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति काफी बदसूरत थी। उसे उपेक्षा किया गया होगा। क्या उसने भारतीय प्रतिनिधि को वस्तु नहीं सौंपी? हा, अगर मैं राष्ट्रों को टक्कर देने के लिए काफी अमीर होता और मेरे हाथों में ऐसी कोई चीज होती तो मैं भी उसे छोड़ना नहीं चाहता। यह अजीब है जब आपके अपने देश के लोगों ने वस्तु खरीद ली हो। चोरी करना सही नहीं है, लेकिन चोरी न करना इसे हमें मुफ्त में देने के समान है। लोहिया वास्तव में एक अजीब स्थिति में है। हा, एक अज्ञानी बच्चा, क्या वह सच में सोचता है कि वह सिर्फ कुछ बदबूदार रुपयों के साथ सब कुछ कर सकता है? इंसानों की साधारण दुनिया में वह वास्तव में अपनी मर्जी से कर सकता है, लेकिन वह आखिरकार सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। हमारी आंखों में वे पारंपरिक हथियार कबाड़ धातु से अलग नहीं हैं। यह अमरता की गोली लगभग मुफ्त में दी गई है। इसे एक साधारण व्यक्ति से छीनना एक लोहिया जागृत से छीनने की तुलना में बहुत आसान है। जब समय आएगा तो ये कौशल की बात होगी, लेकिन अगर मुट्ठियां और पैर दया नहीं दिखाते हैं तो हमें दोष मत देना। भावना पारस्परिक है। आसपास के लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे जैसे कि अर्जुन चौहान के हाथों से अमरता की गोली प्राप्त करना एक बैग में हाथ डालने जितना आसान था। ठीक है, अब हमारे लिए वापस जाने का समय है। अर्जुन चौहान ने आलस में अंगड़ाई ली। उन्होंने अपना मजा ले लिया था और कुछ दिनों में नए साल की पूर्व संध्या होगी। हालांकि अर्जुन चौहान और आर्या रॉय के कोई रिश्तेदार नहीं थे, ऐसे त्योहार हमेशा अपने गृहनगर में बिताए जाते हैं। अर्जुन चौहान द्वारा खरीदा गया विमान वाहक वर्तमान में अपने आकार के कारण अटलांटिक महासागर के पास डॉक किया गया था। भारत वापस आने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। अर्जुन चौहान के पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था और उसने तुरंत चालक दल को जहाज को भारत वापस लाने का निर्देश दिया। अपनी अपनी चीजें पैक करने के बाद समूह विध्वंसक पर लौट आया, जिसमें धनपाल एक छोटे से सहायक की तरह उनके पीछे पीछे चल रहा था। यात्रा शुरू करो, बंदरगाह वापस, अर्जुन चौहान ने आदेश दिया। विध्वंसक लहरों को काटता हुआ चला और अपनी गति से उन्हें उस बंदरगाह पर लौटने में लगभग 2 घंटे लगेंगे जहां से वे रवाना हुए थे। अजीब है, हमने रास्ते में एक भी जहाज क्यों नहीं देखा? ज़हीर कुरैशी और अन्य लोगों ने डेक से असीम भूमध्य सागर पर देखा। उन्हें याद आया कि जब वे रवाना हुए थे तो आसपास में काफ़ी यातायात होना चाहिए था। देखो, वह क्या है? तभी ज़हीर कुरैशी ने दूरी की ओर इशारा किया। क्या चीज़? अर्जुन चौहान ने उस दिशा में देखा और 3 विशाल सफ़ेद निशान देखे जो एक अकल्पनीय गति से उनकी ओर आ रहे थे। शार्क? नहीं, एक शार्क इतनी तेज कैसे हो सकती है? ज़हीर कुरैशी ने अनुमान लगाया कि यह उच्च गति से जूम करते हुए एक विशेष प्रकार के जलयान द्वारा छोड़ी गई वेग थी। कुछ ही सेकंड में पानी की धाराएं उन तक पहुंच गई थीं। एक छींटे के साथ 3 आकृतियां पानी से बाहर निकलीं और अर्जुन चौहान के सामने उतरीं। कड़क, बिना किसी चेतावनी के समुद्र की सतह जमने लगी। विध्वंसक एक हिलती हुई गति के बीच पानी में रुक गया। हालांकि प्रोपेलर जोर से दहाड़ रहे थे, जहाज हिलने में असमर्थ था। यह क्या स्थिति है?
ज़हीर कुरैशी और अन्य लोग भयभीत थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा विचित्र दृश्य नहीं देखा था। ये सब सिर्फ जादू जैसा लग रहा था। उस समय कई और आकृतियां डेक पर और बर्फ पर अजीब तरह से दिखाई दीं। पहले 3 सहित अब कुल 14 थे। श्रीमान अर्जुन चौहान, मैंने आपसे कहा था कि हम मिलेंगे, गोरे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मेरा नाम शैलेंद्र है, मैं अमेरिका से हूँ। ओह, मुझे तुम्हारी आवाज़ याद है। अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया, उस आवाज़ को पहचानते हुए जो एक दिन पहले उस अमेरिकी परिवार के वीआईपी कमरे से आई थी। अर्जुन चौहान ने एक अपरिहार्यता की अभिव्यक्ति दिखाई और लापरवाही से कहा, खैर देखो कौन आया है, भाई। जी, मैं कहानी को हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। यहाँ कहानी का रूपांतरण प्रस्तुत है, जिसमें सभी चीनी नामों और तत्वों को भारतीय नामों और तत्वों से बदल दिया गया है, जैसा कि आपने पिछले निर्देशों में कहा था। तुम आ गए, छोटे भाई। तुम्हारा क्या मतलब है? शैलेंद्र ने एक उलझी हुई अभिव्यक्ति दिखाई और अर्जुन चौहान के लहजे से ऐसा लग रहा था कि वह जानता था कि वह आने वाला है। युक्ता रॉय, जहाज पर दूसरों को इस बारे में पता न चलने देना, अर्जुन चौहान ने निर्देश दिया। हाँ, श्रीमान अर्जुन चौहान। विध्वंसक पर सैन्यकर्मी अभी भी जांच कर रहे थे कि युद्धपोत अब क्यों नहीं चल सकता था। तभी ऐसा लगा जैसे वे सभी किसी रहस्यमय बल से मंत्रमुग्ध हो गए हों और अपने कार्यस्थलों पर गिर गए। कुछ देर बाद पूरे विध्वंसक पर अधिकांश उपकरण बंद हो गए और समुद्र का एक क्षेत्र भयानक रूप से शांत हो गया। क्या हो रहा है? क्या जहाज खराब हो गया है? ज़हीर कुरैशी ने इंजनों को काम करना बंद करते हुए महसूस किया और तुरंत चिंतित हो गया। साथ ही इन लोगों के साथ क्या हुआ? वे समुद्र से कैसे बाहर आए? जो कुछ उसके सामने था उसने ज़हीर कुरैशी की दुनिया को उलट दिया। जो लोग अचानक समुद्र से निकले थे वे विभिन्न प्रकार की विशेष पोशाकें पहने हुए थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि उनके पास शायद कोई यांत्रिक उपकरण नहीं थे। लेकिन उसने अभी अभी इन लोगों को एक अविश्वसनीय गति से उनकी ओर छलांग लगाते हुए देखा था, जो एक मोटरबोट से भी तेज थी और यहाँ तक कि डेक पर कई मीटर ऊंची छलांग लगाने में भी कामयाब रहे थे। क्या कोई व्यक्ति सच में ऐसा कर सकता है? इंसान अक्सर अज्ञात के प्रति डर रखता है, खासकर जब वे उनके भाषण में उस तरह की जानलेवा इरादे को महसूस करते हैं। ज़हीर कुरैशी, जो हमेशा निडर रहा था, अपने चेहरे पर एक भयभीत अभिव्यक्ति दिखाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी प्रेमिका उसके कंधे से कसकर चिपकी हुई थी, थोड़ा कांप रही थी। उसने सोचा था कि वह ज़हीर कुरैशी के साथ दुनिया देखने आई थी, लेकिन ऐसी एक अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। अर्जुन, आर्या रॉय ने अर्जुन चौहान के कपड़े खींचे। सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ। अर्जुन चौहान हंसा। भौंक भौंक भौंक। धनपाल, जैसे कि उनकी ओर आने वाले दबाव को महसूस कर रहा हो, ने अजीब तरह से अर्जुन चौहान के सामने एक स्टैंड लिया और आक्रामक विकृतों पर गुर्राया। शैलेंद्र धनपाल पर एक अतिरिक्त नज़र डालने से खुद को रोक नहीं पाया। उनकी उपस्थिति अकेले एक पिल्ले की तो बात ही छोड़ी, यहाँ तक कि सबसे भयंकर बाघ और शेर भी इसे महसूस करने पर साहस खो देंगे। फिर भी यह कुत्ता उन पर गुर्राने की हिम्मत कर रहा था। मुझे नहीं पता कि इन लोगों का स्तर क्या है। अर्जुन चौहान ने अपने सामने शैलेंद्र पर एक नज़र डाली। नाम, शैलेंद्र डोनागर। जाति, मानव। पहचान, अमेरिकन महामानव गठबंधन का सदस्य। संभावित सूचकांक 17। उपहार, कोई नहीं। कौशल, वायु प्रवाह नियंत्रण F। मूल्यांकन, आनुवंशिक उत्परिवर्तन का एक उत्पाद। इंसान होना बेहतर है, राक्षस क्यों बनना। फूट। इस मूल्यांकन को देखकर अर्जुन चौहान जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। सुपर गॉड अकेडमी के मूल्यांकन थोड़े ज्यादा ही शरारती थे, है ना? भारतीय बच्चे, तुम किस पर हंस रहे हो? शैलेंद्र को लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि उन्होंने अभी तक अपनी ज्यादा शक्ति नहीं दिखाई थी, लेकिन पानी में तेजी से चलने और जहाज पर 10 मीटर से अधिक छलांग लगाने की मात्र क्षमता पहले से ही उनकी विशिष्टता का पर्याप्त प्रमाण थी। जब ज़हीर कुरैशी और अन्य लोग डर से पीले पड़ गए थे, अर्जुन चौहान अविचलित लग रहा था। वह न केवल डरा नहीं था, बल्कि वह बेशर्मी से हंस भी रहा था। वे विकृत थे, ऐसे प्राणी जिनकी ताकत और गति साधारण मनुष्यों से 10 गुना या उससे भी अधिक बेहतर थी, ऐसी जो मार सकती थी। कुछ खास नहीं, बस इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि तुम मेरे कुत्ते जितने भी अच्छे नहीं हो। अर्जुन चौहान हंसा। धनपाल द्वारा शक्तिवर्धन गोली खाने के बाद उसका संभावित सूचकांक सीधे 18 अंक तक पहुंच गया था। इस बीच शैलेंद्र के पास केवल 17 अंक थे, एक कुत्ते के एक खंड की भी ताकत नहीं। शैलेंद्र की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। सशु, एक अदृश्य वायु ब्लेड गुजर गया, विध्वंसक के डेक पर केंद्रीय तोप के बैरल को छूते हुए। तोप के बैरल की भीतरी दीवार पर कई दर्जन मिलीमीटर की मोटी स्टील को एक तेज विशाल कुल्हाड़ी से 2 हिस्सों में काटा गया था और एक कुरकुरी आवाज के साथ ये स्टील की प्लेट पर गिर गया। कट एक दर्पण की तरह चिकना था, जिससे सभी लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि अभी अभी क्या हुआ था। शैलेंद्र के वायु ब्लेड की शक्ति लगभग लेवल 7 महामानवों के स्तर तक पहुंच रही है। अन्य राष्ट्रों के विकृतों ने सदमे में खुद से बड़बड़ाया।
हालांकि यह प्रदर्शन अर्जुन चौहान को डराने के लिए था। शैलेंद्र ने इसे जानबूझकर किया। उम्मीद है कि अन्य राष्ट्रों के प्रतियोगी पीछे हटना सीख लेंगे। आखिरकार अपनी महान ताकत के साथ भी वह अभी भी सिर्फ एक व्यक्ति था। इतने सारे लोगों के एक संयुक्त हमले का सामना करते हुए वह शीर्ष पर नहीं आ सकता था। इस दृश्य को देखकर ज़हीर कुरैशी की प्रेमिका खुद को चिल्लाने से नहीं रोक पाए। ऐसा दृश्य किसी को भी चौंका सकता था। ज़हीर कुरैशी का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसे लगा कि आज वह किसी असाधारण चीज़ में फंस गया है, क्योंकि उसके सामने का दृश्य स्पष्ट रूप से उसकी कल्पना से परे था। कोई एक नज़र से कई दर्जन मिलीमीटर मोटी स्टील की प्लेटों को काट सकता था। क्या वे इंसान भी थे? ताली ताली ताली। हर किसी की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच अर्जुन चौहान वास्तव में तालियां बजाने लगा। अच्छा, फिर से करो, क्या हो रहा है? अर्जुन चौहान की प्रतिक्रिया ने शैलेंद्र सहित सभी को स्तब्ध कर दिया। क्या इस भारतीय आदमी के दिमाग में कोई समस्या है? क्या उसे यह एहसास नहीं है कि वह अभी किसका सामना कर रहा है? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अजीब है। हे, तुम लोगों ने कैमरे कहाँ लगाए हैं? क्या तुम कोई विशेष प्रभाव वाली फिल्म शूट कर रहे हो? क्या ये शक्तिमान है या धूमकेतु? क्या मैं एक कैमियो कर सकता हूँ? अर्जुन चौहान ने मासूमियत से पूछा। शैलेंद्र वास्तविकता पर वापस आ गया। अर्जुन चौहान वास्तव में सोच रहा था कि वे एक फिल्म फिल्मा रहे थे। सशु, एक और वायु ब्लेड गुजर गया, इस बार आकाश में उड़ रहे एक समुद्री पक्षी को निशाना बनाते हुए। दुर्भाग्यपूर्ण समुद्री पक्षी को तुरंत दो हिस्सों में काट दिया गया, जिसके शरीर के हिस्से और खून से लथपथ अंदरूनी हिस्से तुरंत डेक पर गिर गए। ज़हीर कुरैशी की प्रेमिका लगभग एक और चिल्लाहट निकालने वाली थी। ज़हीर कुरैशी, डरकर कि वह अगला लक्ष्य बन जाएगी, ने जल्दी से उसका मुंह ढक लिया। अर्जुन चौहान, मेरे पास तुम्हारे साथ मजाक करने का समय नहीं है। मैं झनकार झनकार। उसी क्षण अर्जुन चौहान ने वास्तव में अपनी जेब से एक मुट्ठी भर सोने के सिक्के निकाले और उन्हें शैलेंद्र पर फेंक दिया। फिर से करो, झनकार झनकार। वे असली सोने के सिक्के थे। एक शैलेंद्र के पैरों तक लुढ़क गया और फिर जमीन पर बैठ गया। मैं तुम्हें 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक वेतन देता हूं। क्या तुम मेरे साथ भारत वापस आकर मेरी रसोई में एक शेफ बनोगे? अब से तुम सभी साशिमी काटने, भुना काटने, सब कुछ संभाल सकते हो। शैलेंद्र ने अर्जुन चौहान को एक अभिव्यक्ति के साथ देखा, जैसे कि उसने गंदगी खा ली हो। क्या उसका दिमाग सच में एक दरवाजे से टूट गया था? डिंग। हेडमास्टर को 20 क्रेडिट पॉइंट्स प्राप्त करने पर बधाई। अर्जुन चौहान तुरंत खुश हो गया। बैंक में 20 और क्रेडिट पॉइंट्स, जिससे उसका कुल 50 हो गया। थोड़े और प्रयास के साथ वह जल्द ही 100 क्रेडिट पॉइंट्स जमा कर सकता था। इसे जारी रखो शैलेंद्र, उसके साथ शब्दों को बर्बाद करना बंद करो। बस उसे सामान सौंपने के लिए मजबूर करो और फिर हम लड़ने के लिए एक और जगह ढूंढेंगे। भारत से एक अधीर विकृत ने हस्तक्षेप किया। अर्जुन चौहान, मेरी सीमा को धक्का मत दो। शैलेंद्र ने ठंडेपन से कहा, तुमने कल जो अमरता की गोली फिल्माई थी, उसे सौंप दो और हम तुम्हारी जान बख्श सकते हैं। अन्यथा भूमध्य सागर में अपने अंत को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ। ओह, तुम भी अमरता की गोली के लिए यहाँ हो? अर्जुन चौहान ने एक अचानक एहसास का ढोंग किया। कल गजेंद्र नाम का एक भारतीय आदमी भी इसे मांगने आया था, लेकिन तुम बहुत देर हो चुके हो। क्या? हर कोई चौंक गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से गजेंद्र को अर्जुन चौहान के कमरे से कुछ भी लेते हुए नहीं देखा था। क्या उन्होंने एक गुप्त आदान प्रदान किया हो सकता है? वह अमरता की गोली पहले ही मेरे धनपाल ने खा ली है। अर्जुन चौहान ने जमीन पर धनपाल की ओर इशारा किया। अब अगर तुम्हें गोली चाहिए तो कोई नहीं बची है, लेकिन अगर तुम्हें एक कुत्ता चाहिए तो एक है।